All right, what's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to ACE 9th and 10th and the channel by Unacademy। और यहाँ पर हम करने वाले हैं 9th का तुम्हारे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो कि पिछले साल के सेशन में से डिलीट कर दिया गया था। बट इस मतलब पहला चैप्टर जो था पिछले साल के सेशन में डिलीट कर दिया गया था। इस साल हम पहला चैप्टर भी करेंगे, बट अभी हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारे पास में इज मैटर एंड प्योर। तो इस चैप्टर इस वीडियो के एंड तक प्रोबब्ली एक पावर पैक सेशन रहेगा, कुछ 2 घंटे का, एस 9th एंड 10th इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। शुरू के टाइम में हम पूरा चैप्टर समझेंगे और बाकी का जो टाइम है उसमें हम सेपरेशन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और एस 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर दो। तो हम कुछ अब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। मेरा नाम है प्रणय, और वैसे मेरा फोटो नहीं है बट समझ लो कि मैं यही हूँ। मेरा नाम है प्रणय चौहान और मैं तुमको 9th 10th का मैथ और साइंस वगैरह लेता हूँ, ठीक है। अनअकैडमी आज का डाउट का फीचर अगर तुम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया है तो मेक श्योर के फीचर तुम अभी का भी अनलॉक करके रख लो। तुमको ये कोड, ये इस फीचर को अनलॉक करने के लिए जो कोड है वो डालना पड़ेगा PC001। ये कोड डाल के तुम इस फीचर को टोटली अनलॉक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ा फीचर है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टोटली फ्री टू यूज है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है फ्री में। तो तुमको बस अनअकैडमी की ऐप अपने फोन में रखना है और उसके बाद में जाके उस ऐप को थोड़ा सा यूज करना है और वहां पर तुमको आज का डाउट का फीचर मिल जाएगा। मैं तुमको थोड़ी डिटेल डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि कैसा कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि यहाँ पर तुम अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। तुम किसी भी टाइम पे डाउट पूछ सकते हो। तुमको रात को अगर 3 बजे भी कोई डाउट होता है तो तुम उस टाइम पे कोई डाउट पूछ सकते हो। तुमको यहाँ पर हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे। तुमको यहाँ पर एग्जैक्ट मैचेस फॉर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उनके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम आंसर्स देखने को मिलेंगे। ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उसके मतलब लाखों क्वेश्चंस के तुमको इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेंगे। और गेट असिस्टेंस विद होमवर्क, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम पूरा होमवर्क किसी से टीप लो, बट हाँ ये तुम्हारी होमवर्क में काफी हद तक हेल्प कर सकता है, ठीक है। डाउट कैसे पूछना है, बहुत सिंपल है। तुमको उस अनअकैडमी की ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद में तुमको टेक अ पिक्चर पे क्लिक करना है, मतलब तुमको फोटो खींचना है उसका। जो भी तुम्हारा डाउट है, जैसे मान लो तुम्हारे कोई से बुक में डाउट है तो तुम बुक लो और इसे अपने फोन से इसका फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज तुमको करनी है। उसके बाद में तुमको तुमको ये जब तुम फोटो खींच लो उसके बाद में तुमको क्रॉप करना है उस क्वेश्चन को। देखो कैसे करना है। तुमको यहाँ पर क्रॉप करना है क्वेश्चन को और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की कौन से सब्जेक्ट का ये डाउट है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस मैथ्स जिसका भी डाउट है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में जिसका भी डाउट है, तो ये तुमको पहले तो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में तुमको थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। तुम थोड़ी देर वेट करोगे तो तुमको वहां पर सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अब इसके कुछ डूज एंड डोंट्स है जिसको तुमको बहुत सही से समझना पड़ेगा कि तुम देखो, वैसे तो तुम इसमें अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो फ्री में, बट तुमको एक फोटो के अंदर, जब मैं एक फोटो खींचूंगा ना तो उस एक फोटो के अंदर सिर्फ एक ही डाउट होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। पोस्ट क्लियर लेजिबल इमेजेस, मतलब जो तुम्हारी इमेजेस है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धुंधली हो रही है या फिर कुछ टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, फिर कुछ गायब हो गया। पूरा का पूरा जो डाउट है वो पूरा क्लियरली विजिबल होना चाहिए फोटो के अंदर। कैप्चर ऑल सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू। अगर मान लो कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है तो तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि सारे के सारे ऑप्शंस तुम सिलेक्ट करो उसमें, ठीक है। इफ क्वेश्चन है सब पार्ट्स पोस्ट देम सेपरेटली एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स है, जैसे कि 1A 1B 1C। अभी एमसीक्यू वाले नहीं है, ये अलग अलग सब पार्ट्स, मतलब 1A जो क्वेश्चन है वो अलग है, 1B जो क्वेश्चन है वो अलग है और 1C जो क्वेश्चन है वो अलग ही है, ठीक है। तो तुमको इन सब पार्ट्स को अलग अलग क्वेश्चन के रूप में सर्च करना, अलग अलग क्वेश्चन के रूप में डालना है, ठीक है। जैसे कि 1A डाल दिया, फिर 1B डाल दिया, फिर 1C डाल दिया, ठीक है। पोस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम अ बुक और सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सॉफ्ट कॉपी मान लो कोई पीडीएफ है तो तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम्हारी गैलरी में फोटो आ जाएगा, फिर वहां से तुम देख सकते हो, ठीक है। पोस्ट डाउट्स यूजिंग अनअकैडमी ऐप ओनली, ठीक है। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट्स इन अ सिंगल इमेज। वही मैंने तुमको बताया कि एक इमेज के अंदर मल्टीपल डाउट्स मत पूछना। और हैंड रिटन क्वेश्चन या ब्लड इमेजेस या इनकम्प्लीट क्वेश्चन जो भी हैं इनके डाउट्स मत पूछना, ठीक है। अगर तुम लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट अ सब्सक्रिप्शन। तुम लोगों को अभी इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो 9th का तो तुम्हारा 9th ऑल ईयर राउंड सब्सक्रिप्शन चलेगा, ठीक है। तो मतलब वैसे तुम कितने महीने का ले सकते हो अपने हिसाब से, बट मैं तुमको ये रिकमेंड करता हूं कि जितनी लंबी ड्यूरेशन का तुम सब्सक्रिप्शन लोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के कुछ फीचर्स देख लो। क्या क्या फीचर्स है इसके। पहली बात तो यहाँ पर तुम घर से लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, तुम घर से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तुमको अनलिमिटेड एक्सेस देखने को मिलेगा सारे कोर्सेज के लिए। तुमको सारे एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे तुम्हारे जो सिलेबस उसकी पूरी की पूरी कवरेज होगी। मेंटरशिप गाइडेंस वगैरह मिलेगा। स्टडी मटेरियल तुमको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज सब तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही चीप है, मतलब बहुत सस्ता है।
इनएक्सपेंसिव है, चीप तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, चीप ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, इनएक्सपेंसिव प्राइसिंग है। देखो मैं तुमको रिकमेंड करता हूँ कि तुम जितना लंबा सब्सक्रिप्शन लो ना उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। जैसे मान लो मैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो मुझे पर मंथ इफेक्टिवली, देखो ये जो लेफ्ट साइड में कॉस्ट दिख रही है ये वो वाली है जब तुम कूपन कोड अप्लाई नहीं करो, और जो राइट साइड में ना वहां पर तुमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ये कोड यूज करके। तो तुमको ये बात का ध्यान रखना कि तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, मान लो अगर तुम 9, 10, 11, 12 कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, IIT JEE यूपीएससी किसी का भी ले रहे हो, तुमको ये कोड PC001 यूज करना है ताकि तुमको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये 10% डिस्काउंट के लिए तुम एक कोड यूज कर सकते हो। तुमको यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है, बस ऐप में तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जितना लंबा तुम सब्सक्रिप्शन लोगे उतना तुमको इफेक्टिवली सस्ता मिलेगा। तो मेक श्योर कि तुम वो सब्सक्रिप्शन लो जिसमें तुम सबसे ज्यादा अच्छे से अफोर्ड कर पाओ और सबसे ज्यादा तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है। मैं तुमको रिकमेंड करता हूं कि तुम देखो 9th में हो तो तुम 4 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो कि सिर्फ 40,000 का है। अगर इस पर 10% डिस्काउंट लगाओगे तो 36,000 का पड़ेगा, और 36,000 रुपीज का पढ़ने का मतलब ये है कि सिर्फ 750 पर मंथ का पड़ेगा। मात्र 750 रुपए पर मंथ में तुम्हारा पूरा का पूरा एजुकेशन हो जाएगा 9 से लेकर 12 तक का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। 36,000 मतलब 1 साल का कुछ 9,000 होता है, और 1 साल का 9,000, 9th में भी 9,000, 10th में भी 9,000, 11th में भी 9,000, 12th में भी 9,000, मतलब ये चारों साल तुमको सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए देने हैं। और यहां पर तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो, मतलब कंप्लीट 9 से लेकर 12th तक का रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक लोकल इंस्टीट्यूट की 1 साल की प्राइस 9,000 से तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब 30, 40, 50,000 होती है, और यहां पर 36,000 में तुम्हारे चारों साल कवर हो रहा है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में इच्छा है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन के तो सारे फीचर्स है, प्लस इसमें कुछ एडेड बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली बात है कि तुमको यहाँ पर एक पर्सनल मेंटोर देखने को मिलता है, तो जो हमारी पर्सनली मेंटोरिंग करता है। दूसरा यहाँ पर ये फीचर है कि यहाँ पर तुमको जो तुम्हारे पर्सनल मेंटोर है वो तुमको पूरा गाइड करेंगे, स्टडी प्लानर बना के देंगे कि तुम्हारी स्टडी कैसी होनी चाहिए, कैसे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्लानिंग रहेगी, वो सब। तीसरा यहाँ पर यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो भी अपने जो तुम्हारे पर्सनल मेंटर उनसे मिल सकते हैं। तो इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि हाँ भाई हमारे जो पेरेंट्स है वो भी देख सकते हैं, तो हमको इस सेशन को सीरियसली अटेंड करना है, इस चीज को सीरियसली लेना है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, बट ये टोटली वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को जो प्राइसिंग है, जैसे कि मान लो 1 साल की, तो 1 साल की 28,000 की, जबकि तुम्हारा नॉन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो तुम्हारा 15,000 का आता है। तो ये थोड़ी सी प्राइसिंग ज्यादा है, बट हाँ इसमें डेफिनेटली तुमको 10% डिस्काउंट अगेन देखने को मिलेगा PC001 कोड लगा के, ठीक है। ऑल राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना। हेलो हाय सबको, वैसे तो प्रीमियर वीडियो बट हम ऐसा रिएक्ट करेंगे कि लाइव वीडियो, ठीक है। तो सबको मैं हाय हेलो कर दो, जो भी हाय हेलो कर रहे हो चैट के अंदर, तो 10% तुमको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बट हाँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के डेफिनेटली फीचर जो बहुत तगड़े हैं, तो तुमको डेफिनेटली ये चीज चेकआउट करनी चाहिए, ठीक है। 10% डिस्काउंट तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ कॉम्बेट वगैरह भी चलते हैं। तो जैसे हमारा जो 9th का भी कुछ कॉम्बेट्स हुए 24 अप्रैल को, मतलब आज से कुछ दिन पहले हो चुके हैं ये। तो और भी जैसे जो कॉम्बेट्स वगैरह और भी ऐसी जो कुछ सीरीज आती है वो तुमको मिल जाएगी। तो तुमको सब चीजों के लिए यूज करना है सिर्फ कोड PC001, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स पे तुम विजिट कर सकते हो unacademy.com/event/test-series/prodigy2021। ये इस वाले सेशन के लिए अलग अलग और भी है, जैसे कि 9, 10 के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग सेशन, जैसे 9 का ये वाला सेशन देख सकते हो। इसके लिए टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन तुम्हारे पास में 1 ईयर CBSE टॉप 3 जो विनर्स होंगे उनको 1 साल का क्लास 9 का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देखने को मिलेगा, और 150 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। मतलब तुम्हारा जो सब्सक्रिप्शन है उस पर तुमको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसके अंदर एनरोल करने के लिए भी तुमको PC001 कोड लगाना है, ठीक है। यहां पर भी देखो 10th के लिए भी सेम टू सेम चीज है, और यहां पर स्कॉलरशिप पूल है 1 करोड़ से ज्यादा का, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का एक स्कॉलरशिप पूल तुमको देखने को मिलेगा। जो भी ऐप के फ्री फीचर्स है वो तुम यूज कर सकते हो, कोड लगाना तुमको PC001। और इसी के साथ में हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स स्टार्ट जो आज हमको पढ़ना है, ठीक है। ये बात आते हैं हम सब्सटेंसेस के ऊपर। देखो ये जो लेक्चर होने वाला मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव इस टाइप का होगा कि आपको मजा आएगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बस सामने से आपको पढ़ा रहा है, थोड़ी मस्ती और थोड़ी सीनियर वाली फील, थोड़ी दोस्त वाली फील आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें सब्सटेंसेस की, देखो ये लेक्चर, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग टाइप से स्टार्ट होता है, बट मैं इसको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, हमारे पेन का जो रंग है इसमें थोड़ी सी रंग भरो प्रतियोगिता करके हमको पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। या पेन का कलर कौन सा अच्छा लगेगा बताओ, व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस की बात करें, देखो सब्सटेंसेस मतलब क्या। वेट सर, एक और आ रही है। ओके ओके ब्रो, ओके ओके कूल। सब्सटेंसेस देखो डेफिनेशन लिखा है, कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर विथ फिजिकल प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई सब्सटेंस उठा लिया आपने, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, ऐसी जो भी सब्सटेंस होती है जो कि
एक फिजिकल प्रोसेस से और ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं हो सकती। वो पूरी की पूरी ब्रेकडाउन है, उसको उससे ज्यादा प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। उस चीज को हम सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं पानी लेता हूं, जैसे कि अगर मैं इस पानी की बात करूं जो कि इस बॉटल के अंदर है, तो ये पानी एक सब्सटेंस है। अब देखो धीरे धीरे हम सब्सटेंसेस के ऊपर और आएंगे, बट अगर हम स्टार्ट करें चीजों से, सबसे पहले यहां जो एग्जांपल दिए यह है गोल्ड। तो गोल्ड एक सब्सटेंस है, ठीक है, गोल्ड एक सब्सटेंस है। अब प्योर गोल्ड एक सब्सटेंस है, अगर हम इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं जो कि हमको करनी पड़ती है, तो वो सब्सटेंस नहीं रहेगा, ठीक है। सब्सटेंस ऐसी चीज होती है जिसको हम और ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। गोल्ड को आप भले कितना भी तोड़ लो, वो गोल्ड का गोल्ड रहेगा, वो उससे ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। दूसरी बात करो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन खुद एक सब्सटेंस है क्योंकि वो एक गैस है। अब जैसे ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है, उसको आप फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। मैं हवा का जो ऑक्सीजन है उसको और तोड़ के कुछ और नहीं बना सकता, क्योंकि ऑक्सीजन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस है, चाहे आप कितना भी गर्म कर लो ठंडा कर लो, ये ऑक्सीजन और टूटने वाला नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज यहां पर जो बबलू भैया है, ये हमारे बबलू भैया है, ये बबलू भैया पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो ये पानी भी एक सब्सटेंस है, बट यहां पर एक कंफ्यूजन आता है कि पानी एक सब्सटेंस कैसे हो सकती है, क्योंकि पानी तो होता है H2O, तो ये तो H2 और O में निकल सकता है, ऐसा ही लग रहा है। तो ध्यान से देखो भाई, हमने यहां पर क्या लिखा है, विथ फिजिकल प्रोसेसेस। जो फिजिकल प्रोसेसेस से तोड़े नहीं जा सकते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं। इसको भी आप फिजिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते हो, H2O ही रहेगा, चाहे आप इसको कितना भी गर्म कर दो, चाहे कितना भी ठंडा कर दो। अगर आपको इसको अलग करना है तो आपको इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक उधर दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको H2O को अलग अलग करना है तो आपको इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट, बिजली का झटका पास करना पड़ेगा, तब जाके ये अलग होगा। और ये जो प्रोसेस होगी ना, ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन से चेंज करें वो अलग बात है, बट ये सब्सटेंसेस ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस से और ज्यादा अलग नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर आपको जानना है कि मैं इसको अलग कैसे करूंगा, तो मैं H2O के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जब पास करूंगा तो ये H2 प्लस O2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है इसकी प्रोसेस। अब अगर हम आते हैं कंपाउंड्स के ऊपर, देखो ये H2O का जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो इसलिए दिया ताकि आप बाद में चल के ये कंफ्यूज ना हो कि क्या पानी एक सब्सटेंस है, क्योंकि पानी में H2O है, तो इसी के लिए मैंने ये अलग से स्लाइड बनाई है। तो ये जो पानी है ना, इसको आप देख रहे हो, इसको अगर आप हाथ में पकड़ के कितना भी खींच लो, पानी का पानी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। आप चाहे उसको गर्म कर लो, ठंडा कर लो, जो करना है वो कर लो, आप पानी को H2O का H2O ही रहेगा, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ऐसी चीजों को हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस क्या थी, सिंगल चीज है, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है, हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, इन दोनों के संगम से जो चीज मिली हमें वो होती है कंपाउंड, ठीक है। तो H2O एक सब्सटेंस था, O2 एक सब्सटेंस था, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमको H2O मिला जो कि एक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है, फील आ रही है, मजा आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा मिक्सचर बनाते हैं, या ऐसा कंपाउंड, मिक्सचर तो खैर गलत वर्ड हो गया, बट जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो ऐसा कंपाउंड को हम फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। इसको आपको चेंज करना तो वही आपको केमिकल प्रोसेसेस लगानी पड़ेगी, बट आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हो। अब आते हैं हम मिक्सचर पे। अब मिक्सचर में ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है कैन बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर विथ फिजिकल प्रोसेसेस। इसका मतलब यह कि मिक्सचर एक ऐसी चीज है जो कि फिजिकल प्रोसेसेस से डिवाइड या फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन की जा सकती है। ये चीजें मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब मेन चीज चालू होने वाली है, जो भी आने वाले 4-5 मिनट में होगी, उसमें ये चीजें कंफ्यूज करेंगे, तो इनका कंफ्यूजन मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने पानी के अंदर नमक डाला, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक मिक्सचर बन गया, पानी और नमक का एक मिक्सचर बन गया। और ये मिक्सचर ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसमें पानी नमक डला हुआ है, बट ये मिक्सचर है। तो अगर मैं इस मिक्सचर को इवेपोरेट कर दूं या हीट कर दूं तो मेरे पास नमक अलग हो जाएगा, ये जो नमक है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, और पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नमक जो है वो अलग निकल जाएगा अगर मैं इसको हीट कर दूं, और पानी अलग निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमने फिजिकल प्रोसेस यानी कि एक इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, हमने इसको फर्दर ब्रेकडाउन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम मिक्सचर को फर्दर ब्रेकडाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मेन चीज स्टार्ट होने इसके बाद में, बट एक बार फिर से आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, एक बार ध्यान से मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड और एक मिक्सचर, इन तीनों चीजों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सब्सटेंस सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट चीज है, इसको फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हो। कंपाउंड जो होता है वो दो सब्सटेंसेस के
केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसा हवा में ऑक्सीजन ले लो, हवा में हाइड्रोजन ले लो, उन दोनों को हवा में मिक्स कर दो ऐसे गोल गोल घुमा के, तो पानी नहीं बनने वाला है, वो एक केमिकल रिएक्शन से ही बनने वाला है पानी। तो कंपाउंड एक ऐसी चीज है जब हम दो सब्सटेंसेस को केमिकल रिएक्शन के थ्रू पास करते हैं तो जो चीज बनती है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर एक ऐसी चीज है जिसमें हम दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, इनको हम केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, दो अलग अलग सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड, जैसे कि मान लो इस केस में H2O ये रहा और ये रहा NaCl, ठीक है। ये जब नमक डालते हैं हम उसको NaCl बोलते हैं, ठीक है। इज इवेपोरेशन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस? भाई फिजिकल प्रोसेस होती है इवेपोरेशन, ठीक है। तो NaCl और H2O, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, मैंने इन दोनों का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया, मैंने इन दोनों को सिर्फ मिक्स किया, तो मिक्स करने पे क्या होगा कि ये जो H2O है, और मान लो कि ये अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर पाऊं, ठीक है, तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ब्लू वाला और जो व्हाइट वाला NaCl का मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिक्स तो हो गए हैं बट ये कोई केमिकली रिएक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। तो मिक्सचर जो होता है वो सब्सटेंस प्लस सब्सटेंस का हो सकता है, सब्सटेंस प्लस कंपाउंड का हो सकता है, या फिर कंपाउंड प्लस कंपाउंड का हो सकता है, ठीक है। फील आ रही है? ऐसा क्यों बोला मैंने? सब्सटेंस प्लस सब्सटेंस, मान लो कि मैं कोई सी सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस में मिक्स कर रहा हूं तो वो एक टाइप का मिक्सचर हो सकता है। मान लो कि मैं किसी सब्सटेंस को किसी कंपाउंड मिक्स कर रहा हूं, मान लो कि मैंने यहां पर NaCl की बजाय केवल क्लोरीन डाला होता, या स्पेसिफिकली अगर मैं क्लोरीन वो जो हम डालते हैं वो डाला होता, तो भी ये सब्सटेंस प्लस कंपाउंड हो गया, तो भी मिक्सचर हो जाएगा। और कंपाउंड प्लस कंपाउंड अगर मैंने किया तो भी वो मिक्सचर हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस केस में NaCl को H2O के अंदर डाला, NaCl को H2O के अंदर डाला, ये दोनों ही कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे। भाई मैं बहुत बढ़िया हूं यार, बहुत बढ़िया हूं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अगर नहीं आ रहा ना तो यहां पे बताओ, थोड़ी सी और फील लेके आएंगे हमको, क्योंकि बिना फील के काम नहीं करना। अब आते हैं मेन चीज जो कि है भाई मैटर के ऊपर, और चैप्टर का नाम ही ये है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो ये क्या चीज है, मतलब ये प्योर कैसे हुआ, ये इम्प्योर कैसे हुआ? देखो, प्योर मैटर जो होता है ना, अब देखो आपका जो मैंने इतनी सारी चीजें क्यों बताई, इसके पहले आपको क्लियर हो गया कि प्योर मैटर जो होता है वो या तो एलिमेंट का होता है या फिर एक कंपाउंड का बना होता है, ठीक है। एलिमेंट मतलब प्योर, तो अगर मैं इनकी ग्रुपिंग कर दूं कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स को आप सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, इन दोनों को आप टुगेदर सब्सटेंसेस भी बोल सकते हो, सॉरी एलिमेंट को आप सब्सटेंसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्योर मैटर उस टाइप का मैटर है, प्योर मैटर इज अ टाइप ऑफ मैटर इन विच द एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर विद फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो जो एलिमेंट और जो सब्सटेंस और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी थी वो सेम प्योर मैटर की होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर सी चीज हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया आपके सामने कि प्योर मैटर के बीच में, प्योर मैटर एक्चुअली क्या होता है। प्योर मैटर इज नथिंग बट a type of matter in which the substances or the elements or the compounds cannot be further broken down। वहीं पे अगर मैं impure की बात करूं तो जैसा मैंने आपको मिक्सचर के अंदर बताया, मिक्सचर, तो impure मैटर जो होता है उसको मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। impure मैटर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर जो होता है, अब देखो प्योर मैटर तो दो टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एलिमेंट यानी कि सिंगल एलिमेंट, जैसे कि मान लो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। कंपाउंड यानी कि थोड़ा सा एक कंपाउंड हो गया जिसमें दो एलिमेंट्स को हम केमिकली रिएक्ट करवा देते हैं, जैसे H2O हो गया, NaCl हो गया। अब अगर मैं इम्प्योर की बात करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, ये है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा लंबा चलेगा। अगर मैं इम्प्योर मिक्सचर की बात करता हूं, इम्प्योर मैटर की बात करता हूं, जिसको मिक्सचर भी बोलते हैं, उसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तीन टाइप का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। ये तीन टाइप की होती है इम्प्योर मैटर, और यही तीन जो है हमको पढ़ना है, यही तीन इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तीन से अगर आप कर लेते हो, मतलब जितना मैं बोल रहा हूं उतना अगर आप कर लेते हो, तो आपका ये चैप्टर आराम से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मिक्सचर के ऊपर। ओके, तो मिक्सचर जो होता है, जैसे मैंने बताया कि तीन टाइप का होता है, प्योर सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। अब ये जो इसकी वैसे तो दो टाइप होती है, जो दो बड़ी टाइप होती है वो होती है होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस के अंदर आता है ये सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनस के अंदर आते हैं ये दोनों, ठीक है। तो या तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो कि होमोजेनस, हेट्रोजेनस, और उनके अंडर फिर सॉल्यूशन आता है। होमोजेनस के अंडर सॉल्यूशन आता है, हेट्रोजेनस के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन आता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तब तक आप एक बार उतना भी दिखाया उसका याद कर लो। यार याद तो क्या ही करोगे।
इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये बहुत छोटा होता है। यानी कि अगर आप इस फिगर को देखो, ये वाले फर्स्ट वाले फिगर को देखो, तो इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं ना पार्टिकल्स, ये बहुत बहुत छोटे हैं इन दोनों से अगर आप कंपेयर करो तो, ठीक है। तो ये जो छोटे पार्टिकल्स है ना, ये एक्चुअली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर, इतने छोटे तक पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये 1 मीटर भी नहीं है, ठीक है, 1 मीटर भी नहीं है, 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि 0.00001 मीटर, उतना, ठीक है। काफी सारे जीरोस आ जाएंगे उसमें। अगर मैं अब देखो इनको मैं क्विकली कंपेयर करूं आपको, अगर एक बार ध्यान में आए आपको, हाउ आई एम वेरी फाइन, आई एम एक्सट्रीमली फाइन, ठीक है। और हमको टाइम को भी साथ में लेके चलना है, तो लेट्स थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। वेरी जल्दी तो क्या, हम थोड़ी फील के साथ ही करेंगे। तो जैसे पार्टिकल साइज की बात करें तो लेस देन 1 नैनोमीटर। कॉलॉइड की बात करूं तो इसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो होती है 1 to 100 नैनोमीटर की। और सस्पेंशन की, ये देखो 1 to 100 नैनोमीटर, थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना, तो सबसे छोटे हो गए सॉल्यूशन में, उसके बाद हो गए कॉलॉइड में, और उसके बाद हो गए सस्पेंशन में। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, 100 नैनोमीटर। ऑल्दो ये भी बहुत बड़ी नहीं है, बट कंपेरेटिवली इनका और इनका कंपेयर करूं तो ये 100 गुना बड़ा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन के बीच में ये मेन डिफरेंस हो गया। अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो अपीयरेंस है क्लियर होता है। मान लो कि अगर आपने पानी एक गिलास पानी लिया कांच के ग्लास में और उसके अंदर शक्कर मिक्स कर दिया, नमक मिक्स कर दिया, तो वो है बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बीच में कुछ है। तो ये जो होता है अपीयरेंस इसका क्लियर होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का, क्योंकि नमक पानी के अंदर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जब वो सॉल्यूशन का अगर आप आर पार देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि पीछे कौन खड़ा हुआ है। कॉलॉइड की बात करूं, कॉलॉइड थोड़ा सा क्लाउडी होता है, ठीक है, हल्का सा क्लाउडी होता है। मान लो कि मैंने थोड़ी सी लेट्स से सैंड को मिक्स कर दिया पानी के अंदर, तो हल्का हल्का, ये सैंड भी नहीं एग्जैक्टली, अगर मैं थोड़ी सी मिट्टी को मिक्स कर दूं तो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा। और सस्पेंशन के केस में मान लो कि मैंने सैंड को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, तो वो भी अगेन क्लाउडी है, मतलब वो टोटली क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा कॉलॉइड वाला, और ये सस्पेंशन वाला जो है वो ओपेक हो जाएगा। ओपेक का मतलब ये जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। सेपरेशन की बात करो तो डज नॉट सेपरेट, आप इसको बहुत ही इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब मान लो कि अगर मैंने एक कप पानी लिया और उसके अंदर शक्कर मिक्स कर दी, तो मैं अगर उसको, जो छन्नी होती है जिससे हम चाय छानते हैं, अगर मैं उससे पास कर दूं तो शक्कर और पानी अलग अलग नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता तो घर पे बहुत डांट पड़ती, क्योंकि हम ढंग से पानी भी नहीं गर्म कर पाते, बट ऐसा नहीं होता है इस केस में, तो ये सेपरेट नहीं होता है। कॉलॉइड भी सेम तरीके से सेपरेट नहीं होते, मतलब अगर आप मिट्टी को पानी के अंदर मिक्स कर दो तो इतनी इजीली एक छलनी से या फिर किसी भी तरह के किसी भी एक मटेरियल के थ्रू अगर हम पास करें, या किसी भी परफोरेटेड लेट से जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, मच्छरदानी टाइप्स, उससे अगर हम पास करें तो भी ये सेपरेट नहीं होगा। सस्पेंशन की बात करें, मैं टिंडल इफेक्ट पे आ रहा हूं आगे, ठीक है। सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन जो है वो सेपरेट हो जाता है या सेटल हो जाता है। अगर मैं रेत और पानी को मिक्स करता हूं तो थोड़ी देर बाद या तो जो रेत है वो ऑटोमेटिकली पानी के नीचे सेटल हो जाएगी, या फिर अगर मैं उसको फिल्टर पेपर के थ्रू या फिर किसी भी तरह के एक छन्नी के थ्रू पास करूंगा तो मेरी सैंड अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। फिल्टरेबिलिटी की बात करूं तो पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, यानी कि ये सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर के थ्रू भी अलग नहीं कर सकते। सेम कॉलॉइड को भी हम फिल्टर पेपर के थ्रू अलग नहीं कर सकते। सस्पेंशन को हम फिल्टर पेपर के थ्रू अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो सैंड है, मान लो कि अगर मैं सैंड का एग्जांपल लूं, अगर मैं फिल्टर पेपर से पास कर दूं तो सैंड अलग हो जाएगी और पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं हम इफेक्ट ऑन बीम ऑफ लाइट। लाइट कैन पास थ्रू इट। कॉलॉइड जो स्कैटर लाइट करता है, और सस्पेंशन के केस में लाइट कैन नॉट पास थ्रू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। इसकी मैं आगे बात करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में उसी की बात करेंगे। लाइट कैन पास थ्रू, यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन लूं, एक ग्लास के अंदर मैं पानी लूं जिसके अंदर मैंने शक्कर मिक्स कर रखी है, अगर मैं उसके थ्रू एक लाइट पास करूं, एक लेजर पास करूं, तो मुझे दूसरी तरफ लेजर जाते हुए दिखेगी। कॉलॉइड की बात करूं तो कॉलॉइड जो वो लाइट को स्कैटर करेगा, यानी कि मुझे उस पानी के ग्लास के अंदर भी वो बीम दिखेगी चलती हुई, ठीक है, और वो पास भी हो जाएगी, तो मुझे पानी के अंदर भी दिखेगी वो बीम। सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होगा। और सस्पेंशन के केस में भाई लाइट या तो बहुत ही कम पास होगी या फिर पास होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें अगर मैं सैंड मिक्स कर दूं और अगर मैं उसके थ्रू पानी लाइट पास करूंगा तो वो जो सैंड है वो लाइट को रोक लेगी जाने से। अगर आप इधर भी देखो तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इनके थ्रू वैसे भी बेचारी लाइट कैसे पास हो पाएगी। अब हम आते हैं भाई टिंडल इफेक्ट पे। टिंडल इफेक्ट देखो बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बड़ी काम में आते हो। और हाँ, अगर आप लोग अभी अभी आए हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी 10:15 पे हम एक क्विज भी करने वाले हैं, लाइव क्विज रहेगी वो, तो 10:15 से 11 तक हम फिर मिलेंगे। टिंडल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट है, इतना खूबसूरत है, देखने में आपको मजा आ जाएगा, खुद घर पे करके देख सकते हो। मैं खुद भी बहुत देर से प्लान कर रहा था कि मैं 3-4 पानी लेके आ जाऊं, 3-4 ग्लासेस लेके आ जाऊं और उसमें एक्सपेरिमेंट करके बताऊं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मार्केट के अंदर वो लेजर लाइट मिली नहीं, जहां मिलती वो दुकान चालू नहीं थी, बट खैर वो अलग बात है। टिंडल इफेक्ट देखो क्या होता है, डेफिनेशन बाद में बात करेंगे, होता क्या है इस पे बात करेंगे। देखो
ध्यान से देखो, ये जो सूरज है ना, ये जो सूरज है, जब ये सुबह सुबह आता है, अगर इन केस जल्दी उठ जाते हो, तो जब ये सूरज सुबह सुबह आता है और हमारी दीवार में या खिड़की में छोटा सा छेद होता है, तो जब लाइट एकदम से आती है तो आपको पूरा बीम दिखता है ना आते हुए, मतलब पूरी की पूरी रे से चलती हुई दिखती है आपको अपनी आंखों के सामने। ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि आपको बस लाइट दिख रही है चारों तरफ, वो अलग बात है, बट एक ऐसा होता है कि आपको लाइट की रे आती हुई दिख रही है वो छोटे से छेद के थ्रू, उस चीज को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है देखो मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एक जनरल नॉलेज भी हो जाएगा। तो मान लो ये छोटा सा छेद है, यहां से सनलाइट आ रही है। अब क्या हुआ कि ये जो एयर है ना, अब क्या हुआ कि ये जो एयर है ना पूरी की पूरी, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो अब इन डस्ट पार्टिकल्स के कारण क्या होगा कि ये जो लाइट आएगी ये स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये लाइट आई, ये यहां से टकरा के इधर गई, 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 ऐसे टकराते 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 दूर 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 दौड़ते होते हुए आपको जो लाइट है वो डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू चलती हुई दिखेगी। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली यही होता है। पर इसको हम इस केस में, यानी कि हमारे मैटर वाले चैप्टर के केस में कैसे देख सकते हैं? इसको हम ऐसे देख सकते हैं, देखो ये हमारा हो गया पानी का ग्लास। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल रखी है शक्कर, शुगर या सॉल्ट प्लस वाटर ले लेते हैं। सॉल्ट सस्ती होती है, इसको वेस्ट करना आसान होगा और घर पे डांट भी नहीं पड़ेगी। सॉल्ट प्लस वाटर अगर मैं ले लूं, और अगर मान लो कि वो जो लेजर लाइट होती है ना जिसको जबाते और लाल कलर की चलती है इधर उधर, हम किसी को भी देखते हैं तो उसके ऊपर लगा सकते हैं, उसकी आंख में बड़ा इरिटेशन होता है, आंख में मत डालना। ठीक है तो जब वो लेजर लाइट को हम चलाते हैं ऐसे करके और वो लाइट जो पूरी की पूरी जाती है, अगर मैं उस लेजर लाइट को यहां लगाऊं, ठीक है, अगर मैं इस लेजर लाइट को यहां लगाऊं और ये जो लाइट जाएगी इसके थ्रू, तो ये लाइट एक्चुअली मुझे बीच में नहीं दिखेगी। ठीक है, मुझे अगर मैं यहां पर एक स्क्रीन रख दूं, यहां पर एक दीवार, यहां पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर चली जाएगी इसके थ्रू पास होते होते, बट वो इस जगह पे इतने पोर्शन में नहीं दिखेगी मुझे। ठीक है, वहीं पे ये देखो, जैसा ये वाला बोल रखा है मैंने, जैसे फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, अगर एक सेकेंड, तो ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, तो ये जो ए वाला है ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये जो है वो केवल कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4, ये प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब इसके अंदर से अगर मैं इसे टॉर्च से लाइट पास करूंगा तो आपको ये लाइट उस साइड तो चली जाएगी, बट ये बीच में ये वाले पोर्शन में लाइट नहीं दिखेगी। बट ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा क्यों होता है उसका कारण बताता हूं। क्योंकि हमने यहां पर देखा था कि ये जो पार्टिकल्स का साइज है बहुत छोटा है, और अभी हमने जो एग्जांपल देखा कि सूरज से जो रोशनी आ रही है छोटे से छेद के थ्रू, वो क्यों आ रही है? क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स बड़े हैं और वो डस्ट के पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स की साइज है वो होती है 1 नैनोमीटर से भी छोटी। तो वैसे केस में जो पार्टिकल्स हैं वो, ऐसे केस में जो पार्टिकल्स हैं, ऑल राइट, आई थिंक कुछ इशू, इट्स ओके इट्स ओके। तो ऐसे केस में जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे केस में जो लाइट है वो जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और हमको वो लाइट जो है आते हुए दिखती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो अगर मैं बी की बात करूं, ये वाला जो है, इतनी खूबसूरती से देखो इस चीज को, कितनी खूबसूरत है ये। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो बड़े बड़े हैं, और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, जब ये लाइट आ रही होती है इनके थ्रू, तो ये लाइट की डायरेक्शन को लाइट को जो है वो स्कैटर कर देते हैं, इधर उधर स्कैटर कर देते हैं। इसके कारण हमको लाइट बीम जाते हुए दिखेगी। तो अभी है ना, ऑल्दो मेरे पास में है नहीं, मैं अगले लेक्चर में डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि ग्लास लेके आऊं, उसके अंदर पानी डालूं और उसके थ्रू लेजर लाइट पास करवा के दिखाऊं कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखे कि कैसा हो रहा है। तो ऐसे केस में टिंडल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो अगर टिंडल इफेक्ट को मैं टेक्निकल टर्म्स में, यानी कि इंग्लिश के टर्म्स में, जैसा कि आप स्कूल में लिख के आने वाला हो, वैसा तो लिख के आ नहीं सकते आप स्कूल के अंदर कि प्रणय भैया ने ऐसा बोला है कि हम इसमें से लेजर लाइट पास करवाएंगे और सामने वाले के मुंह पे दिखेगी नहीं, वो वैसा नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है? हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि जब मैं लाइट इसके थ्रू, तो हम टेक्निकल थोड़ा सा स्कूल वाले टर्म्स की बात करें तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? वो ये होता है कि जब भी एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, ये एक सॉल्यूशन के केस में नहीं होता है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, तो व्हेनेवर वी पास अ बीम, उस साइड दिखेगा नहीं तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। व्हेनेवर वी पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू कॉलोइडल सॉल्यूशन, तो वी कैन सी दैट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब भी हम लाइट पास करते हैं हम उसकी बीम देख सकते हैं, वो चलती हुई। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से लिखें तो हम लाइट, व्हेनेवर वी पास लाइट थ्रू अ कॉलोइडल सॉल्यूशन वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट खत्म।
आर दीज डस्ट पार्टिकल्स कॉलोइडल? एक्चुअली ये कॉलोइडल नहीं होता है, कॉलोइडल तो एक सॉल्यूशन होता है। देखो किसने पूछा ये? सचिन। सचिन देख, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कॉलोइडल नहीं होते हैं, ठीक है, ये तो पार्टिकल्स हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो कोई टाइप के पार्टिकल्स कॉलोइडल नहीं होते हैं। हमको बस ये देखना है कि उस पार्टिकल की साइज क्या है। कॉलोइडल के केस में जो पार्टिकल की साइज है वो बड़ी होती है, तो उसके कारण जो लाइट है वो स्कैटर हो पाती है। अगर पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होगी, जैसे सॉल्यूशन के अंदर होती है, तो लाइट को स्कैटर नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ये हमारा हो गया एक तरह से टिंडल इफेक्ट। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं मेरे टाइम पे। मुझे याद है कि मैंने इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कहां होता है, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। बट अभी हम उसके कंफ्यूजन को भी क्लियर कर देंगे पूरी तरह से। देखो अच्छा, देयर साइज इज मोर देन 1 नैनोमीटर, या मोर, काफी ज्यादा मोर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। देखो अगेन मैंने बताया कि केवल तीन ही चीजें इस चैप्टर में, केवल तीन चीजें रिवॉल्व हो रही है, सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। है बहुत सारी चीजें, बट मेनली ये तीन ही है जिन पे हमको ध्यान देना है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे कि हम क्विज पे, यानी कि 10-15 पे जो होने वाली क्विज है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, अब देखो मैं इसमें आपको कंपोनेंट्स बताने वाला हूं। जैसे मैंने बताया, कंपोनेंट्स आपको याद करने के ट्रिक भी बताऊंगा। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कि ये नमक, जैसे कि ये जो भी डाल रहा है, भाई क्या डाल रहा है? नमक डाल रहा है, शक्कर डाल रहा है, चलो मैं नमक मान लेता हूं। जैसे कि नमक डाल रहा है इस पानी के अंदर, तो नमक जो है वो सॉल्यूट हो गया और ये पानी जो है वो सॉल्वेंट हो गया। इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, मैं क्विकली बता देता हूं पहले। कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इन दोनों के केस में आपको मीडियम वर्ड देखने को मिलेगा। अब आप बस ये मीडियम वर्ड याद कर लो कि जो मीडियम वर्ड है ना, मीडियम का मतलब जो ज्यादा है, मीडियम का मतलब जो ज्यादा है, ठीक है। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। और सस्पेंशन के केस में दो चीजें होती है, जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स और मीडियम, ठीक है। अगेन मीडियम बताया था मैंने। अब देखो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि आपने देखा है कि एक बार जब आप एक सॉल्यूशन, एक चम्मच शक्कर को पानी के अंदर मिलाते हो, तब आप एक चीज नोटिस करोगे कि पूरा ग्लास को आप पी लो तो भी उतनी ही मिठास रहेगी जितनी कि एक चम्मच उस पानी में रहेगी। समझ रहे हो? मान लो कि मैंने एक चम्मच शक्कर ली, एक ग्लास के अंदर डाला, उसको हिलाया थोड़ी देर तक, मस्त सॉल्यूशन बन गया। अब अगर मैं एक चम्मच निकाल के भी पीऊंगा तो भी मुझे उतना ही मीठा लगेगा जितना कि मैं पूरे ग्लास को पीऊंगा तो मुझे लगेगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा क्यों होता है? ऐसे ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। ऑल्दो इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट चूंकि मैंने पहले बताया तो मैं इसको रिलेट करके बता देता हूं कि होमोजीनियस सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसके हर एक पोर्शन के, अगर मैं किसी भी पोर्शन को निकाल लूं, जैसे कि मैं इस पानी में से किसी भी, मान लो इस पोर्शन को उठा लूं, इस पोर्शन को उठा लूं, इस पोर्शन को उठा लूं, तो इस पोर्शन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम प्रपोर्शन में रहेगा। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? मैं इजीली बताता हूं। मैंने अगर एक शक्कर को पानी के अंदर डाला, तो अगर मैं मान लो कोई भी एक जगह से थोड़ा सा पानी निकाल रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर पानी के अंदर जो छोटा सा भी पानी है उसमें जो प्रपोर्शन है शक्कर और पानी का वो सेम रहेगा जितना कि पूरे ग्लास में। तो मान लो ग्लास के अंदर 10 लीटर पानी था, मतलब काफी बड़ा हो गया, बट 10 लीटर पानी के अंदर मैंने मान लो कि 1 किलो शक्कर डाली, तो अगर मैं उसमें से केवल एक छोटे से ग्लास के अंदर से, मान लो उसको पूरी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक ग्लास के अंदर मान लो कि मैं 1 लीटर पानी ले रहा हूं, तो उसमें जो शक्कर होगी वो 100 ग्राम होगी। समझ रहे हो? तो जो प्रपोर्शन होते हैं ना वो बिल्कुल इक्वल होते हैं होमोजेनस के केस में। हेटेरोजेनस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हेटेरोजेनस जो है वो कॉलोइडल और सस्पेंशन और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक और चीज है जो कि होती है कॉन्सेंट्रेशन, जिसके बारे में आगे भी बात करूंगा। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है? देखो अब एक और चीज कि आपको सॉल्यूट और डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड पार्टिकल आप याद कैसे करोगे? थोड़ा सा ये बुक के टर्म्स मैंने बता दिया, बट अभी अगर मैं थोड़ी सी, ऑलराइट, अगर मैं सर ओके या अगर मैं थोड़ी सी आपको ऐसे बताऊं दोस्त की तरह, तो देखो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, सस्पेंडेड पार्टिकल और मीडियम, ठीक है। सब में जो पहली वाली चीज है वो कम होती है, इतना याद रख लो भाई। आप एक ग्लास पानी के अंदर 2 ग्लास शक्कर डालोगे तो घुलेगी ही नहीं। वो क्यों नहीं घुलेगी? क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही घोल सकता है, ठीक है। तो हमेशा जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है सॉल्वेंट से। ऐसे ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम में जो फेज होता है ये कम होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्सिंग मीडियम। ऐसे ही सस्पेंशन के केस में सस्पेंडेड पार्टिकल जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू मीडियम। और ऐसे ही चल के ये जो एलॉयज वाला क्वेश्चन पूछा है सचिन, ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली दिया। मैं एनसीईआरटी पे भी आऊंगा अगर हमारा टाइम जो है वो 10 o'clock के पहले हो जाता है तो इस केस में
अगर आप देखो तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, देखो ये तो मेन चीज हो गई। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसमें आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं थोड़े से, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर अभी मैं बात करूं इन सब चीजों की, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ये एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है, और ये कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहां पर हम जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं पानी प्लस नमक का, बिल्कुल देसी हिंदी में लिखेंगे हम, ठीक है। कल शायद हिंदी दिवस भी था या आज है पता नहीं, ऑलराइट। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। नाम भी सुना होगा डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसको सिंपल भाषा में कैसे ब्रेक डाउन करें? डाइल्यूट तब होता है जब हम पानी के अंदर 1 चम्मच शक्कर डालते हैं। मैं शक्कर बहुत बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। जब हम पानी के अंदर शक्कर डालते हैं वो मीठा पानी बन जाता है, तो वो हो जाता है डाइल्यूट। बट याद करो जब हम गुलाब जामुन खाने जाते हैं तो उस गुलाब जामुन के अंदर, मैं वैसे अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, तो उस गुलाब जामुन के अंदर जो चाशनी होती है या उसके साइड में जो चाशनी होती है, थोड़ा मस्त फील आ रही होगी, तो जो चाशनी होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। गाढ़ी क्यों होती है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शक्कर डली हुई है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। तो जब मैं इतने से पानी में ढेर सारी शक्कर डाल दूंगा, मतलब उस लिमिट तक जब तक वो डिसॉल्व हो, वैसे केस में वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो जो आपकी चाशनी होती है ना, वो होती वही है, बट वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। वो कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो इसमें होती है, ठीक है। कभी भी ये सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं होगी, सॉल्वेंट से ज्यादा कभी नहीं होगी, बट सॉल्यूट की मात्रा डाइल्यूट के केस में कम होती है, कॉन्सेंट्रेटेड केस में ज्यादा होती है। और इसके नाम से भी आप सोच सकते हो, डाइल्यूट का मतलब ये है कि भाई सॉल्यूट कम है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है। शुड वी एड एसिड इनटू वाटर या वाटर इनटू एसिड? गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा वेल इससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी अगर मैं बताऊं तो आप पानी लो, ठीक है, और उसमें धीरे धीरे एसिड डालो। अगर आप एसिड में पानी डालोगे, आप एसिड में धीरे धीरे पानी डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पानी है वो हमको मेन ज्यादा रखना है। अगर हमको डाइल्यूट करना है तो पानी ज्यादा रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट ज्यादा रखेंगे, सॉल्यूट कम रखेंगे, ठीक है। तो आपको पानी के अंदर एसिड डालना है। अब हम आते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टाइप्स के ऊपर। देखो एक और चीज होती है जिसका नाम होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच सॉल्यूट कैन बी एडेड टू सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच सॉल्यूट कैन बी एडेड टू अ सॉल्वेंट। क्योंकि अगर मैं एक ग्लास पानी के अंदर, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं शक्कर अगर घोलते जा रहा हूं, डालते जा रहा हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शक्कर बोल देगी कि बस माफ करो, इससे ज्यादा मैं और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकते इसके अंदर। उस एक्सटेंट को, उस लिमिट को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जिसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी वो ज्यादा शक्कर घोल पाएगा, जिसकी कम सॉल्युबिलिटी वो कम शक्कर घोल पाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। थोड़ा डाउट होता है इसमें मेरे से पूछ सकते हो, अरे तो मम्मी से भी पूछ सकते हो, ऑलराइट। सॉल्युबिलिटी के साथ में ही इसके डेफिनेशन, देखो जो भी टर्म्स आते रहा हूं सब बताते रहा हूं, ताकि आपको टर्म्स के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़े। सिंपल सी बात है। अदरवाइज मैं इसको फटाफट स्लाइड्स में भी कंप्लीट कर सकता हूं, बट मैं टर्म्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। इसका मतलब नाम से समझ जाओ भाई। सैचुरेटेड का मतलब ये कि मैंने उतनी शक्कर डाल दी जितना वो पानी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मैं पानी में शक्कर डालते जा रहा हूं, तो जब वो पानी और शक्कर एक्सेप्ट करना बंद कर देगा और शक्कर को डिसॉल्व करना बंद कर देगा, उस पानी को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हो चुका है। मतलब उस कंडीशन को बोलेंगे कि हाँ भैया अब ये सैचुरेटेड हो चुका है, अब ये पूरी तरह से तृप्त हो चुका है, पूरा पेट भर दिया इसका, तो बिल्कुल भी भूखा नहीं है ये, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब कि हाँ मैं अभी भी और शक्कर डालूंगा तो ये पानी डिसॉल्व कर लेगा इसको इजीली, ठीक है। उस कंडीशन को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जनरली हम जो पीते हैं खाते हैं वो सब अनसैचुरेटेड होता है, क्योंकि अगर सैचुरेटेड पी लोगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और वो कितना, मतलब इतना मीठा अच्छा नहीं लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के दो तरीके होते हैं। खैर वैसे तो ज़्यादा तरीके होते हैं, बट हमारे पास में दो तरीके होते हैं। जो होता है एक मास बाय मास परसेंट, ये चीज़ है, ये ध्यान से सुन लो। और ये इतना जो पार्ट है ना, इतना जो पार्ट है ना, ये पार्ट अपने दोस्तों को भेज देना। पूरा नहीं भेजो तो इतना तो अपने दोस्तों को भेज देना, क्योंकि बहुत ही प्यार से समझते हैं हम। मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय मास क्या समझ में आ रहा है? मास बाय मास से, मास बाय मास। देखो मैंने अभी क्या बताया कि हम सॉल्यूट को कम लेते हैं,
ठीक है, तो हमने सॉल्यूट को भाई कम लिया तो कहीं तो प्रिविलेज देना पड़ेगा सॉल्यूट को, तो हम ये कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले में प्रिविलेज देते हैं सॉल्यूट को, हम उसको ये प्रिविलेज देते हैं कि हम उसको ऊपर रखते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो मास है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूट होता है, और नीचे वाला जो मास है मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये मास बाय मास परसेंट जो होता है, इट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमको क्या निकालना है, देखो ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में निकालोगे, इसी टर्म्स में निकालोगे ना कि भैया इसमें शक्कर कितनी है और पानी कितना है, मतलब शक्कर अपॉन ये पूरा जो सॉल्यूशन है उसका मास इनटू 100। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शक्कर मिल जाएगा कि भाई 50% कॉन्सेंट्रेशन है, 60% कॉन्सेंट्रेशन है, 70% कॉन्सेंट्रेशन है, जितना भी है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक सुंदर भाषा में ऐसा दिखता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। समझे? एट अन अकेडमी योर फेवरेट और फेवरेट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डाउट्स हम लेंगे। बट ये मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 होगा। अब एक सॉरी ये गलती की ना मैंने, ये गलती तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं देखो ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं चाहूं तो बोल सकता था कि ये गलती मैंने जानबूझ के की है बच्चों, ताकि आप इसको सुधारो और आपको याद रहे, बट ये गलती मुझसे जेन्युइनली हो गई। ठीक है, ऐसा महापाप कभी जीवन में नहीं करना है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, पूरा याद रखो। तो कैसे याद रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, शक्कर कितनी डाली उसका मास, और मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि शक्कर डालने के बाद में जो पूरा सॉल्यूशन है उसका मास कितना हुआ। आपको पानी का मास नहीं ढूंढना है। देखो इसमें आप गलती करोगे, मान लो कि वो भैया ने आपको आके बोल दिया कि भैया 10 ग्राम शक्कर डाल दी 100 ग्राम पानी में, तो आप 10/100 करके मत आ जाना भाई, नाक कट जाएगी बहुत बुरी तरह से। आपको 10/110 करना है, क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब 10 + 100, ये शक्कर का भी मास और पानी का भी मास, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10/110 निकलेगा इनटू 100%। ऐसे करोगे इसको, ठीक है, ऐसी नाक कटवा के मत आना भाई, समझ रहे हो? ठीक है, फील आ रही है? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेना है। इसको आप कैसे याद करोगे, इसका बहुत सारे फॉर्मूले हमारे मैथ में ऐसे भी है ना कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह ऐसा लिखते हैं कि रिमेनिंग नंबर ऑफ आउटकम्स? नहीं ना, टोटल लिखते हैं ना। तो बस वो फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूले को यहां लगा देना। कभी भी कंफ्यूज हो तो याद रखना कि नीचे हमेशा टोटल लेना है, टोटल मतलब टोटल सॉल्यूशन का मास। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे तो जीवन सुधर जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, तो ये मास बाय मास सॉल्यूशन हो गया हमारा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं इस पे, आपको बस कंफ्यूज, देखो मैं आपको बताता हूँ 100% आप गलती कहां करोगे। आप 100% गलती यही करोगे कि आपको 10 ग्राम शक्कर बोल दी है, 90 ग्राम पानी बोल दिया है, तो आप करके आ जाओगे 10/90 इंटू 100% इज इक्वल्स टू, इसको इससे काट दिया तो 100/9% कॉन्सेंट्रेशन। जब आप ऐसा कर दोगे तो जूता चप्पल तो नहीं पड़ेंगे, बट डांट बहुत पड़ेगी, डांट डेफिनेटली बहुत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अंडा मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमको इसको ऐसा लेना था, अगर 10 और 90 दिया है तो हम ऐसा करेंगे 10/10 + 90। ठीक है, ये मान लो शक्कर का है, ये पानी का है, तो 10/10 + 90, तो ये हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/10%। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भाई बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है, ये हो गया। एक और टाइप का होता है, एक मास बाय मास हो गया। देखो मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए लेके चल रहा हूं यार, क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये समझ लोगे ना तो बहुत सारे बेसिक फंडे याद हो जाएंगे, बेसिक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास बाय वॉल्यूम में क्या समझ में आया, क्या समझ में आ सकता है भाई? एक छोटे से 3 साल के बच्चे को बोलूंगा कि मास बाय मास मतलब मास अपॉन मास होता है, तो मास बाय वॉल्यूम क्या बोलेगा वो? मास अपॉन वॉल्यूम ही बोलेगा भाई, इतना तो सबको ही पता होगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। फिर से सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट को प्रायोरिटी देना है, जस्टिस फॉर सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि ये बेचारा हमेशा कम रहता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जस्टिस देते हैं, इसको ऊपर लेके आते हैं। तो मास ऑफ बहुत ही गंदी राइटिंग है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पेन टैप जो है ना बड़ा लैग कर रहा है, मैं जानता हूँ मैंने इसको कैसे किया है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन ध्यान रखना, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन में मान लो पूछ लिया कि 10 ग्राम को अगर आप लेते हो शक्कर, और अगर आप उसको डालते हो 1 लीटर पानी में, तो ये हो जाएगा 10/1 लीटर। 1 लीटर को आप जैसे भी मास बाय वॉल्यूम के अगर आप
ऐसा यूनिट में रखो, ठीक है, उस हिसाब से केजी पर लीटर। तो 1 लीटर। अब इस केस में आप 10 + 1 मत लिख के आ जाना, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, अरे अरे बहुत ही खूबसूरत सी याद है, बहुत ही भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आई है, बहुत ही सही चीज याद आई है। ये डाउट मुझे हमेशा से था, आज भी रहता है, ठीक है, बट हम उस डाउट को आज ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्या डाउट है कि अगर मैंने मान लो कि ये जो पानी है ये इतना यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, इस लिमिट तक, मान लो इसमें मैंने 5 चम्मच शक्कर डाली और ये पूरी तरह इसमें डिसॉल्व हो गई, तो क्या ये पानी इस लेवल से ऊपर आएगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है। कि मान लो कि ये एक बड़ा सा पानी का कप है, ये इतनी लिमिट तक था, यहां तक था, इतना इतना पानी, इसमें मैंने 5 चम्मच शक्कर ऐड कर दी, तो क्या ये पानी का लेवल यहां से ऊपर आएगा? समझदार लोग, क्या बात है, और बताओ क्या लगता है? ये डाउट मुझे था भाई, ये जेन्युइन डाउट था मुझे बड़ी डाउट भी खाई है मैंने इस डाउट के चलते। एग्जैक्टली, समझदार हो यार सबके सब। नो, नहीं आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सॉल्यूशन नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो आप में से बहुत सारे लोगों का भी डाउट होगा कि भैया बड़े ऊपर क्यों नहीं आएगा? ऊपर इसलिए नहीं आएगा, देखो ये आउट ऑफ द टॉपिक है, बट मजा आएगा सुनने में, सुन लोगे तो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ भी कर लेना थोड़ा बहुत। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूं। ये जो शक्कर थी ना, एक्चुअली जो 5 चम्मच शक्कर हमने इसमें डाली थी, ये एक्चुअली कहीं गई नहीं है। ये जो पानी यानी कि H2O के जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल, ये एक H2O का मॉलिक्यूल, ये एक H2O का मॉलिक्यूल, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह थी ना, ये उन जगहों पर गई है। तो इसने कोई एक्स्ट्रा जगह एक्वायर नहीं की है, किसी को धक्का मुक्की नहीं दी है इसने वहां जाके। वहां जो जगह थी ना, जैसे कि 4 टाइल्स के बीच में एक टाइल्स खाली है, तो शक्कर बेचारी चुपचाप आके उस टाइल पे खड़ी हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल नहीं बढ़ी, 5 की 5 टाइल थी पहले भी। पहले 5 टाइल कैसी थी कि मतलब पहले 5 एक अनप्रपोर्शनेट चीज हो जाएगी, हम 6 लेके चलते हैं। 6 पहले कैसी थी कि भाई अल्टरनेट जगहों पर पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। 6 टाइल्स हैं, अल्टरनेट जगह पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या हुआ कि शक्कर डाल दी, तो जो खाली जगह थी वो शक्कर वहां पे चुपचाप जाके बैठ गई, तो उसने कोई नई जगह नहीं बनाई, तो वो पहले जितनी टाइल्स थी, टाइल्स उतनी की उतनी ही है, ठीक है। तो ये जगह का खेल है भाई, जगह का खेल है पूरा, समझ रहे हो? ये एग्जैक्टली शुगर डिजॉल्व्स इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो मास बाय वॉल्यूम कहां तक पहुंचे थे हम? मास एक्चुअली ना इसमें पूरा इरेज करना पड़ता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे प्रोबेबली क्विज में, जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले 10-15 पे, ठीक है। ओह माय गॉड, ये आ गए हम टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स पे। इसके बाद में लेट्स सी, ओके, ये टॉपिक है, आई थिंक ये थोड़ा आखिरी टॉपिक हो सकता है। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स क्या होता है ये? देखो अभी हमने क्या क्या देख लिया, मैंने आपको बताया था ना शुरू में भी, सॉल्यूशन के टाइप्स, या एग्जैक्टली सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स होता है कॉन्सेंट्रेशन और एक कॉलॉइड। ये दोनों चीजें बड़ी परेशान करते हैं एग्जाम में, बाकी सारी बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो चीज है ना, ये जो इतनी बड़ी टेबल है, ये थोड़ा सा दिमाग खराब करेगी, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको पूछ लेंगे कि भैया मुझे एक एग्जाम्पल बताओ लिक्विड इन गैस का, उसको वो क्या बोलते हैं और उसका एक एग्जाम्पल बताओ, तो क्या लिख के आओगे वहां पर? वो आपको पूरा इस टेबल में दे रखा है। इस टेबल, ये टेबल आपकी भाई बिल्कुल होली बुक है। ये टेबल याद कर लोगे ना तो आपको डेफिनेटली इससे ज्यादा और कोई एग्जांपल भी नहीं लिखना है, और इससे ज्यादा आपको कोई कंडीशन भी नहीं लिखना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कोई टाइप भी नहीं लिखना है। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, देखो कॉलॉइड क्या थे? कॉलॉइड ये थे डिस्पर्स्ड फेज, ये डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्सिंग मीडियम, ये कम है, ये ज्यादा है, समझ लो, ठीक है। जब ये फंडा समझ लिया कि ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये बाकी सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी समझना, और बहुत सारे एग्जांपल तो आपको याद भी नहीं रखना, खुद बना लोगे। कैसे बनाओगे? सबसे पहला देखो, पहले आप इसको याद कैसे करो, मैं आपको रिकमेंड ये करता हूं कि आप डिस्पर्स्ड फेज के हिसाब से याद मत करो, डिस्पर्सिंग मीडियम के हिसाब से याद करो। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्पर्सिंग मीडियम यहां पर ऑर्डर में दिया हुआ है, गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। यहां पर ये ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, अदरवाइज ऑल आपके ऊपर है, बट मैं ऐसा रिकमेंड करता हूं आपको कि आप जो है डिस्पर्सिंग मीडियम के हिसाब से याद करो, ठीक है। गैस के याद कर लो कि भाई गैस में जब लिक्विड जाएगा, गैस में जब सॉलिड जाएगा। फिर लिक्विड की याद कर लो कि लिक्विड में जब गैस जाएगा, लिक्विड में जब लिक्विड जाएगा, लिक्विड में जब सॉलिड जाएगा। ऐसे करके याद करो तो आपको बहुत अच्छे से फील आएगी। लिक्विड प्लस गैस, इसको हम एरोसोल बोलते हैं। और पता है मेरे को ये गैस ऐसे याद करना क्यों पसंद है? क्योंकि गैस के जो दोनों है ना, उनको हम एरोसोल ही बोलते हैं, तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। याद कैसे करोगे? एयर 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 आ रहा है ना यहाँ पे, एरोसॉल में एयर आ रहा है ना, ऑल्दो वो AIR वाला नहीं आ रहा है, बट AER वाला आ रहा है, तो ये एयर से आप गैस याद कर लोगे। तो जैसे आपको एरोसॉल दिखा, वहीं आप के दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होगा।
या फिर जब आपने गैस देखा डिस्पर्सिंग मीडियम, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि टाइप इसका एरोसॉल ही है, ठीक है। लिक्विड प्लस गैस एरोसॉल, फॉग, क्लाउड्स, कैसे? देखो फॉग जो होता है वो क्या होती है? फॉग होती है गैस, उसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स, यानी कि जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, तो उसमें वाटर वेपर होता है ना, मस्त ऐसे रिमझिम वर्षा होती है, रिमझिम बारिश होती है जैसे अभी हो रही है। तो क्या होता है, क्लाउड्स जो है वो है क्या? गैस है। तो डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि ज्यादा क्या है वहां पर? गैस है। और डिस्पर्स फेज यानी कि कम क्या है? पानी के पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स। तो ये होगा हमारा क्लाउड्स। सॉलिड प्लस गैस की बात करूं, सॉलिड प्लस गैस क्या होता है? यानी कि गैस ज्यादा है, सॉलिड कम है, बोलेंगे इसको भी हम एरोसॉल ही। तो यहां पर इसके एग्जांपल क्या हो गया? स्मोक, ठीक है। ये जो धुआं निकल रहा है गाड़ी से, जो प्रदूषण फैला रहा है, ये स्मोक क्या है? इसमें गैस बहुत सारी है, सॉलिड के पार्टिकल्स कम है, ठीक है। कार्बन के पार्टिकल्स है, कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स है जो कि अच्छे नहीं होते हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये क्या बन गया? स्मोक बन गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बन गया, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और तीसरा, अब हम आते हैं लिक्विड के ऊपर। तो गैस प्लस लिक्विड की बात करूं तो क्या बन जाएगा? फोम, ठीक है। लिक्विड बहुत सारा है, गैस कम है, तो क्या हुआ? फोम बन गई। शेविंग क्रीम देखा होगा, शेविंग क्रीम जो आजकल आते हैं, मैं वो भी यहाँ पे लाके रखने वाला था, बट मेरे पास वो भी खत्म हो गया है। अगले लेक्चर से भाई बहुत ही ज्यादा मस्ती और प्लानिंग से आएंगे, ठीक है। और ये भी प्लानिंग से था, बट ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैंने रिलीज किया। अगला लेक्चर कल आने वाला है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नहीं पता हो तो यहां पर क्या होगा? शेविंग क्रीम लाओगे, उसके अंदर देखोगे, उसको हाथ में लोगे ना, तो थोड़ी देर में वो गीला हो जाएगा। मतलब शेविंग एक एक्सपेरिमेंट करके देखना थोड़ी देर बाद, पापा के शेविंग क्रीम लेना, अगर चुपके से लेना, अगर डांट दे तो हाथ में लेना थोड़ा सा, और थोड़ी देर तक उसका आप देखोगे ना, तो गैस उड़ जाएगी और पानी बचेगा, केवल गीला हो जाएगा हाथ। क्यों? क्योंकि लिक्विड ज्यादा था, गैस कम थी। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। मिल्क, मिल्क क्या है? लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के अंदर ही आपने प्रोटीन्स वगैरह सब डिसॉल्व कर रखे हैं, ओके। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। यानी कि लिक्विड बहुत ज्यादा है, सॉलिड बहुत कम है। ये तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो आप इसको। मड दे सकते हो, मड क्यों? पानी बहुत ज्यादा है। देखो कीचड़ में खेल रहे हैं बबलू और गबलू, ये दोनों कीचड़ में खेल रहे हैं, मस्त, इनको डांट पड़ने लगे घर जाने का। तो यहां पर क्या? पानी बहुत सारा है, और उस बहुत सारे पानी में थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ी सी डस्ट, आपकी जो होता है ना सॉइल वगैरह, वो सब है। तो वो सब मिक्स होने के बाद में कीचड़ बन गया बहुत ही गंदा सा, तो उसको हम बोलते हैं मड। क्यों? लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड कम है, ये बन गया सॉल, ठीक है। अब आते हैं तीसरे डिस्पर्शन मीडियम पे, जो कि सॉलिड। सॉलिड बहुत ज्यादा है, गैस कम है, तो वो क्या बन जाएगा? फोम। कैसे? स्पॉन्ज। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या है? सॉलिड है, ठीक है। ज्यादा क्या? स्पॉन्ज को जब हाथ में पकड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने गैस पकड़ रखी है, नहीं ना, आपको ऐसे लगता है कि आपने सॉलिड पकड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया? सॉलिड हो गया, ठीक है। और कम क्या है उसके अंदर? गैस, क्योंकि वो जो फोम होता है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर गैस भरी हुई है, तो वहां पर डिस्पर्स्ड फेज क्या है? कम क्या है? गैस है। ज्यादा क्या है? सॉलिड है। ये हो गया आपका फोम। लिक्विड और सॉलिड की बात करूं, इनको क्लियर कर लेता हूं। लिक्विड प्लस सॉलिड की बात करूं, ठीक है। सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है, तो क्या बन जाएगा? जेल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सॉलिड इन लिक्विड अलग चीज है, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब ये है कि सॉलिड इन लिक्विड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ये अलग चीज है, और लिक्विड इन सॉलिड अलग चीज है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जेली को देखो, चीज को देखो, बटर को देखो, भैया सेपरेशन टेक्निक्स भी आज लोगों का नहीं भाई, डेफिनेटली डेफिनेटली मेरी बहुत इच्छा थी लेने की, बट इट्स 9:53 ऑलरेडी। 10 बजे हमको सेशन क्लोज करना है, क्योंकि 10:15 पे हम फिर से क्विज लेंगे, उसमें थोड़ी सी और बातें करेंगे, और वो क्विज थोड़ी मस्ती वाले होने वाले हैं, ठीक है। तो जितने 15 लोग देख रहे हैं ना, सबके सब पहुंच जाना, सब अपने दोस्तों को भी लेके आ जाना, ठीक है। अच्छी फील आएगी, थोड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा, कुछ तो प्रोडक्टिव कर लो भाई ठीक है। तो लिक्विड प्लस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? जेल। और इसके एग्जांपल चीज, बटर, जेली। सॉलिड प्लस सॉलिड। अब देखो, इसको भी याद करने का बता देता हूं कि कैसे याद करोगे, इन केस अगर आपके दिमाग में अभी तक क्लिक नहीं हुआ है तो कैसे क्लिक करोगे? जेली उठा लो, चीज उठा लो। भाई चीज के अंदर क्या होता है? ज्यादातर केस सॉलिड है, कम लिक्विड है, ठीक है। मेनली आपको सॉलिड दिखता है, बटर के केस में सेम होता है, जेली के केस में सेम होता है। सॉलिड प्लस सॉलिड भाई ये होता है सॉलिड सॉल। ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाता है, इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है। कोई भी आपसे पूछे सॉलिड प्लस सॉलिड तो बोल देना सॉलिड सॉल, ठीक है। सॉलिड, और बस आखिरी में आपने आईडी हटा दिया तो होगा सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल कलर्ड जेमस्टोन, ये देखो हीरा नहीं, जेमस्टोन है ये जो जिसको हम नवरत्न बोलते हैं ना, ये वो कलर्ड जेमस्टोन होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है ये इतना कीमती क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमने सॉलिड को ही सॉलिड के अंदर कर दिया, सॉलिड को ही डिस्पर्स फेज लिया और सॉलिड को ही डिस्पर्सिंग मीडियम लिया, बड़ा कीमती और खूबसूरत बन जाता है ये। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट हमारे पास में है सेपरेशन। सेपरेशन में बहुत क्विकली बता देता हूं क्या क्या है। देखो अगर मैं क्विकली बताऊं, देखो ध्यान से सुनो, सेपरेशन क्यों होता है? चाहे आप एब्रीविएशन बता दो एग्जाम्पल्स के लिए, ऑल राइट, एब्रीविएशन भी बता सकते हो, इट्स अ गुड आइडिया। बट राइट नाउ अगर मैं सेपरेशन की बात करूं, देखो मैं है ना सेपरेशन को इतनी क्विकली बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा ये। सेपरेशन क्यों होता है? केमिस्ट्री को छोड़ दो,
सेपरेशन नॉर्मली क्यों होता है? डिफरेंसेस के कारण। भाई मैं अलग हो गया किसी से तो क्यों हुआ मैं डिफरेंसेस के कारण। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, डिफरेंसेस इन थिंकिंग, किसी भी तरह के डिफरेंसेस जब हम दोनों के बीच में बढ़ेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो, ये परिवार अलग हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो डिफरेंसेस थे, इनकी थिंकिंग जो अलग थी, या फिर इनके जो भी इंटरेस्ट थे वो अलग थे एज कंपेयर टू इनके। तो दिक्कत कहां आई सेपरेशन में? सेपरेशन क्यों हुआ? सिर्फ डिफरेंस के कारण। और डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम ले लें तो वहां पर आप सेपरेट कर सकते हो किसी भी तरह के एक मिक्सचर को। ठीक है, तो हमको क्या करना है? देखो, अच्छा भला एक मिक्सचर था, ठीक है, मस्त मिक्सचर था, किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, बट हमने क्या किया कि इस मिक्सचर के अंदर हमने मैं इसलिए आपको छोटा सा बता रहा हूं, हमने क्या किया कि अच्छा वाला मिक्सचर था, कोई कुछ उंगली नहीं कर रहा था, ठीक है, दो लोग बहुत ही अच्छे से दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके बीच में, बट हमको क्या करना है? हमको उनके बीच में दरार डालनी है, हमको थोड़ा सा ना थ्रिल चाहिए जीवन में। तो हम क्या करेंगे? कुछ एक्सटर्नल चीज करके जाएंगे उनके अंदर, जिसके कारण उनके बीच में सेपरेशन आ जाएगा। ठीक है, और हम फायदा किस चीज के उठाएंगे? डिफरेंसेस का। ठीक है, हम उनको भड़काएंगे किस बेसिस पे? कि देख तू ऐसा सोचता है और देख तू ऐसा सोचता है। हम डिफरेंसेस के बेसिस पे भड़का देंगे और उनका सेपरेशन हो जाएगा। सेम हम यहां पे करते हैं, हम डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इस माध्यम से इनको भड़का देते हैं और सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, क्विकली मैं बताऊं आपको फिल्ट्रेशन के केस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्यों होता है। फिल्ट्रेशन मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं अभी, क्विकली बताऊं। फिल्ट्रेशन अब डिफरेंस क्या क्या है? हर एक चीज, जितने भी 9 जो दिए हुए हैं ना, इसमें हर एक में एक एक डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिल्ट्रेशन के केस में साइज का डिफरेंस है। ठीक है, मान लो कि सैंड और पानी लिया था, ठीक है, सैंड के पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स मैंने फिल्टर वेयर के थ्रू निकाला, तो क्या हुआ? सैंड के पार्टिकल्स वहीं रह गए। क्यों रह गए? डिफरेंस क्या था? क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स का साइज बड़ा था एज कंपेयर टू पानी के पार्टिकल्स का। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस, मैग्नेटिज्म। ठीक है, मान लो कि मैंने एक रोलर कोस्टर के ऊपर से एक मैग्नेटिक व्हील, वो एक डायग्राम है, ऑल्दो उसका मैंने शायद डाल रखा है यहाँ पर। ये देखो, मैंने क्या किया कि यहाँ पर से मटेरियल, यहाँ पर से जो चीजें डाली थी, सेपरेशन इज डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस, इसलिए मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ। डोंट वरी, ओके, देख लो भाई, बहुत ही प्यार से बता रहा हूं, क्यूट तरीके से याद कर लोगे। क्या हुआ कि मैंने क्या किया, इस फनल के अंदर यहां पर डाला मैंने ये सारा मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें कुछ मैग्नेटिक चीजें थी, नॉन मैग्नेटिक चीजें थी। अब यहां पे क्या, ये जो व्हील था ना, ये पहिया था, ये मैग्नेटिक था। तो भाई जितने या फिर फेरस, मान लो कि यहां से जो मैं चीजें डाल रहा हूं, कुछ ऐसी डाल रहा हूं जिसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं और कुछ चीजें नहीं करती हैं। तो ये जब टायर के थ्रू जाएंगी ना चीजें, तो ये जो अट्रैक्ट करने वाली होंगे, ये यहां तक अट्रैक्ट करेंगे और यहां पर इनका कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा इस पोर्शन पे, तो ये नीचे गिर जाएंगी। और जो अट्रैक्ट नहीं कर रही थी वो तो वैसे ही यहां पे गिर जाएंगी, उनको कोई मतलब नहीं मैग्नेट से। तो यहां पर डिफरेंस क्या हो गया? ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। सब्लिमेशन की बात करूं तो सब्लिमेशन में क्या डिफरेंस हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी का, कि भाई एक सब्सटेंस सब्लिमेट हो जाती है, एक नहीं होती है। सेपरेटिंग फनल के केस में भी सेम। इवेपोरेशन के केस में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जल्दी इवेपोरेट हो गई, एक सब्सटेंस धीरे इवेपोरेट हो रही है। डिस्टिलेशन के केस में, डिस्टिलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, एक बहुत जल्दी बुरा बन जाता है, एक बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एक धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, धीरे धीरे बॉयल होता है। तो जब मैं दो ऐसे लिक्विड्स को लूंगा जिनको मैं मिक्स कर दूंगा, अब उन दोनों लिक्विड्स को मुझे सेपरेट करना है, तो मैं उनको कैसे करूंगा? मैं उनको धीरे धीरे बॉयल करना चालू करूंगा। तो जैसे कि मान लो एक लिक्विड था, वो जल्दी एक कम बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जल्दी बॉयल हो जाता है, तो वो जल्दी बॉयल होकर बाहर निकल जाएगा और मैं बाहर उसको ले लूंगा और ये वाला मेरा अंदर ही रहेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, भाई ये तब यूज करते हैं जब सेम होता डिस्टिलेशन ही है, बट हम तब यूज करते हैं जब दो सब्सटेंस, मान लो कि ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, ये एक लिक्विड है और ये एक लिक्विड है, इन दोनों लिक्विड के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो लेस देन 25 केल्विन है, या 25 डिग्री है। क्यों? ऐसा इसलिए बता रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 25 डिग्री से कम का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? मान लो कि दोनों में को मैंने बॉयल करना चालू किया, तो दोनों धीरे, सेपरेशन क्या होता है ये? तो ये सेपरेशन है बेसिकली जुदाई के अलग अलग तरीके कि कैसे छुटकारा पाना है एक दूसरे से। देखो, जब भी हमको किसी से छुटकारा पाना होता है, ये देखो, और जो भी मैं बातें बताऊंगा आपको वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, खैर फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत टॉपिक है, बट केमिस्ट्री और आपकी रियल लाइफ दोनों में उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे रिलेट करते हैं लाइफ को कंसेप्ट्स के साथ में। तो जब भी आपको किसी इंसान के साथ छुटकारा पाना होता है, तो सबसे पहली चीज सोचो कि आपको क्या लगता है। मतलब ऐसे हवे में तो कोई आके छुटकारा नहीं मिल जाता आपको। या मान लो कि आपको दो लोग दिख रहे हैं, आप चाहते हो कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, तो आप क्या करोगे? कुछ तो करोगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। भाई दो लोगों के बीच में जब अच्छे संबंध हैं तो उनको तोड़ने के लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, या तो आप किसी को भड़काओगे,
ठीक है, या तो आप किसी को भड़काओगे या फिर आप इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ, हाँ एक्चुअली आप इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काओगे कि भाई तेरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ अलग हैं और इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग हैं, ये जीवन में कुछ और चाहता है, तू जीवन में कुछ और चाहता है, तो भाई ऐसे में तुम्हारी जोड़ी कैसे बनेगी? तो अगर तुम उनको यह आभास दिला देते हो कि ये दोनों अलग अलग हैं, किस चीज में? अपनी प्रॉपर्टीज में अलग अलग हैं, अपनी प्रॉपर्टीज में अलग अलग हैं, तो तुम इन दोनों को आराम से अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, सेम लाइफ का कंसेप्ट सेम हम केमिस्ट्री में उतार देंगे, कॉपी पेस्ट। क्या करेंगे हम सेपरेशन मेथड्स का उपयोग करेंगे। हमारे पास में टोटल 10 मेथड्स हैं, बट इनमें जो सबसे खास बात है, देखो ये तो हो गया हमारी केमिस्ट्री वाली भाषा, ये सब हमारी साइंटिफिक भाषा हो गई है, बट हमको ज्यादा ध्यान हमारी जिंदगी वाली भाषा पे देना है। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज द रीजन ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन सिर्फ ये जो सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये जो सेपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, ये जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स होता है ना, ये सिर्फ और एक सेकेंड, आई होप वी आर स्टिल कनेक्टेड। Yes, we are. I'm really sorry. We are still connected. We will begin. I thought, मुझे लगा कि there might be something that gone wrong. Okay. All right. तो ये जो सेपरेशन मेथड्स इनकी बात कर रहा था, देखो क्या होता है कि भाई मान लो कि ये दो लोग हैं, एक दो, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों अलग क्यों हो सकते हैं? किन कारणों की वजह से अलग होते हैं लोग? अगर आप किसी के साथ में सेपरेट भी होते हो कैसे भी तरीके से, तो आप क्यों होते हो? इसलिए होते हो क्योंकि आपके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत दिल दुखाने वाला है, बट डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और ये डिफरेंसेस आपको अलग कर देते हैं एक दूसरे से। सेम टू सेम कंसेप्ट इन सारे 10 पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा। क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट में डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। ठीक है, जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर के जो अलग अलग चीजें, जैसे कि ये मिक्सचर है 4-5 चीजों का, इन 4-5 चीजों की जो प्रॉपर्टीज है ये सब अलग अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। इसके कारण सेपरेशन होता है। सबसे पहला देखो, डिफरेंसेस जो हैं, डिफरेंसेस किसके टाइप के होते हैं? देखो, दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं? ठीक है, करियर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या थिंकिंग डिफरेंस हो सकता है, दोनों लोग अलग अलग सोचते हैं, या फिर सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, दोनों लोगों की अलग अलग धारणा है, वो ठीक है, खैर बात की बात है। तो दरार कैसे पड़ सकती है? दरार इन कुछ 7 और इससे ज्यादा भी कारणों की वजह से पड़ सकती है। या तो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि मिक्सचर की जो 3-4 कंपोनेंट्स हैं या जो 3-4 चीजें हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होगा, तो हम इसको अलग कर देंगे। पार्टिकल साइज अलग होंगे तो अलग कर सकते हैं। अट्रैक्ट्स टू मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो सकती है, तो हम इनको अलग कर सकते हैं। सब्लिमेट होते हैं कि नहीं होते, ये वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं। वेट ऑफ पार्टिकल्स अलग कर सकते हैं। ठीक है, वेट या डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी अलग होगी तो कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी, यानी कि कितने आसानी से इवेपोरेट हो पा रहा है, ये प्रॉपर्टी अलग कर सकती है। सॉल्युबिलिटी, यानी कि कौन सी चीज फटाफट घुल रही है, कौन सी चीज नहीं घुल रही है, ये अलग कर सकती है। इसी के साथ हम आते हैं पहली चीज के ऊपर, जो कि है फिल्ट्रेशन। सबसे आसान, देखो जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो सिर्फ इसमें ही काम नहीं आएंगे, आपको नॉर्मल जीवन में तो आएंगे, बट मैं उस तरीके से बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, स्कूल वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट करे, वहां कैसा आपको ज्ञान लिख के आना है, या वहां कैसा आप ज्ञान को याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो कि अरे हाँ प्रणय भैया ने ये बताया था, भैया नॉट सर, ओके व्हाटएवर, या प्रणय भी बोल सकते हो, नॉट अ बिग डील। फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन देखो, जितनी भी कैटेगरी, जितने भी 11 बताया ना मैंने, उन जितने भी 10 जो मैंने डिफरेंसेस 10 मेथड्स बताए, उसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस लगेंगे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन के केस में जो डिफरेंस का हम फंडा उपयोग करते हैं पार्टिकल साइज का, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि अबे ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है हमको उनको अलग अलग करना है। ठीक है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, तो हमको पता चला ओ मैन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ये है कि इनकी पार्टिकल साइज अलग है, पार्टिकल साइज अलग है। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनकी साइज अलग है, किसी पार्टिकल की साइज बड़ी है, किसी पार्टिकल की साइज छोटी है। तो हमने क्या किया, हमने भाई उठाया एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या होता है, जो आपको चाय छानने वाली छलनी होती है ना, वैसे ही फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं, जैसे कि आपके छलनी के जो पोर्स है वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ताकि आपका जो दूध पानी वगैरह वो सब इजीली निकल पाए उसके अंदर से। बट फिल्टर पेपर के जो पोर्स है वो कंपेरेटिवली काफी छोटे होते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली इसके जो पोर्स है, जो छेद होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। तो जब भी आप सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर मैं उसके अंदर डालूंगा,
तो फिल्टर पेपर क्या करेगा कि जिन भी चीजों की साइज बड़ी होगी, फिल्टर पेपर के जो छेद हैं अगर उससे किसी भी पार्टिकल की साइज बड़ी है तो वो उसके थ्रू पास तो कर नहीं पाएगा, तो वो सारे पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर के में रह जाएंगे और बाकी सब नीचे आ जाएंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल सबसे महंगा एग्जांपल, सबसे जो बड़ा एग्जांपल आता है वो है सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर मुझे अलग करना है, मैं क्या करूंगा भाई, मैंने उसको ढोल दिया इसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर, ये यहां से ढोलते ढोलते नीचे गया। सैंड के जो पार्टिकल्स थे वो चूंकि बड़े थे तो ये फिल्टर पेपर में छलनी हो गए। सिंपल सी बात है भाई, जैसे हम छलनी से छानते हैं तो हमारी चाय की पत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मलाई होती है वो अलग हो जाती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो सैंड के पार्टिकल्स है वो सब यहीं रुक जाएंगे और पानी नीचे आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, कैसे याद रखोगे? एग्जांपल इसका और बताऊं तो फिल्टर कॉफी, भाई क्या खूबसूरत लगती है फिल्टर कॉफी, इतनी प्यारी लगती है। मैंने खैर काफी टाइम से पी नहीं, बट फिल्टर कॉफी जो होती है उसको भी हम ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, ये दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली एक फिल्टर पेपर है। ठीक है, ये वाला ये फिल्टर पेपर है और इसमें से हम कॉफी डालते हैं और पानी डालते हैं। तो हम उसको इस टाइप से डालते हैं, उसकी टेक्निक ऐसे होती है कि धीरे धीरे वो घुलते जाए और धीरे धीरे फिल्टर होकर नीचे गिरते जाए। ठीक है, उस टाइप से वो फिल्टर कॉफी बनती। खैर अभी हम रेसिपी वीडियो तो बना नहीं रहे, तो इसलिए हम फिल्ट्रेशन में केवल इतना ही है। याद कैसे करोगे? देखो ये तो मैंने बता दिया, मैं जो भी टॉपिक्स आपको बताऊंगा ना उसके बाद में कोई 1 मिनट के अंदर अंदर आपको बता दूंगा कि याद कैसे करना है। कैसे करोगे फिल्ट्रेशन? सबसे पहले नाम याद कैसे है? देखो ये जो मैं बताऊंगा बहुत ही लेमैन इंसान और टॉपर इंसान दोनों याद कर सकता है इस ट्रिक से। फिल्ट्रेशन, भाई क्या दिखा? फिल्टर, फिल्टर दिख रहा है, यानी कि क्या? फिल्टर पेपर यूज हो रहा है। फिल्टर पेपर यूज हो रहा है मतलब छलनी यूज हो रही है। छलनी कब यूज करते हैं? जब पार्टिकल साइज में डिफरेंस होगा। ठीक है, जब मलाई में डिफरेंस होगा, चाय के पत्ती के साइज में और जो दूध के पार्टिकल्स उसके साइज में डिफरेंस होगा, तभी हम छलनी यूज करते हैं। फिल्टर यूज किया, फिल्ट्रेशन से हमने इसको अलग कर दिया। एग्जांपल में क्या बोलोगे? सैंड एंड वाटर, बहुत ही सस्ता सा एग्जांपल है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के केस में जो डिफरेंस होता है वो होता है वॉलेटिलिटी का। ठीक है, ये डिफरेंस का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या, देखो यहां पे हमने सोचा था कि यार इनको अलग कैसे करें, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? ओ, पार्टिकल साइज का है। तो यहां पर हम क्या सोचेंगे कि अरे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये जो हमने इसके अंदर ये वॉच ग्लास के अंदर जो चीजें रखी हुई है, इनके बीच में फिजिकल डिफरेंस किस चीज का है? तो हमको क्या पता चला? ओ, वॉलेटिलिटी का डिफरेंस है, मिल गया। तो हम क्या करेंगे? देखो ये तो खैर एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कलर डायफ्रॉम इंक, यानी कि आपको जो इंक होती है ना, मैं आपको एक छोटी सी कोई चीज बताता हूं, कोई एक इंटरेस्टिंग चीज भी है ये, कि आपकी जो इंक होती है ना, जो इंक की बॉटल आती है जिसमें से हम पहले फाउंटेन, खैर मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने यूज किए होंगे, बट मैंने फाउंटेन पेन काफी यूज किए थे। उसकी इंक धुल जाती है तो काफी टाइम तक निकलती नहीं और मम्मी डांटती है, वो अलग। तो फाउंटेन पेन की जो इंक होती है ना, वो एक्चुअली जो इंक होती है वो कलर नहीं होती। मान लो कि बहुत सारी ब्लैक इंक आती है, तो ब्लैक इंक इज नॉट ब्लैक, उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब इन कलर्स को कैसे अलग करते हैं? इन कलर्स को भी अलग कर सकते हैं हम, उसकी भी टेक्निक आने वाले मेथड्स में है, इसी वीडियो के अंदर है। बट हमने क्या किया कि यहां पर हमको खैर कलर डायफ्रॉम इंक, यानी कि कलर डायफ्रॉम इंक को वॉलेटिलिटी के कांसेप्ट के थ्रू निकालेंगे। अभी इस चीज को इग्नोर करो जो मैंने इंक वाली बताई, वो आगे चल के हम डेडिकेटेड बताएंगे कैसे करोगे। देखो हमको ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम टू सेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहां समझ लो, एनसीईआरटी में रीड कर लो, याद हो जाएगा, जीवन संवर जाएगा। वॉच ग्लास लिया, वॉच ग्लास के साथ कुछ नहीं, एक प्लेट जैसी चीज होती है, वॉच ग्लास मतलब ग्लास की एक थोड़ी प्लेट जैसी चीज होती है, उसके अंदर हमने डाली इंक। ठीक है, नीचे हमने क्या किया? नीचे हमने पानी डाला और बीकर डाला और पानी को हीट कर रहे। ध्यान रखो कि हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली हीट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिर तो वो फिर बॉइलिंग के केस में आ जाएगा। हमको प्रॉपर इवेपोरेशन चाहिए और उसको हमको थोड़ा सा और बूस्ट करना है। उस इवेपोरेशन को बूस्ट करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि पानी जो है वो बीकर के अंदर रहे, डायरेक्ट कांटेक्ट ना बने और ये बस इसकी गर्माहट के थ्रू इवेपोरेशन होना चालू हो जाए जल्दी से। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है। अब देखो जब इवेपोरेशन होगा, वॉलेटिलिटी क्या होती है? कोई सी चीज जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है, कोई सी चीज जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी, कोई सी चीज देर से इवेपोरेट होगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहां पे कि जो वेपर्स थे, यानी कि जो इंक थी, हमारी इंक के जो वेपर्स थे वो उड़ने लग गए। ठीक है, जो लिक्विड वाला पार्ट था इंक का, जो इंक के अंदर पानी था वो उड़ने लग गया, वो इवेपोरेट हो गया। अब वो वॉलेटाइल था इसलिए वो उड़ गया, बट यहां पर क्या बच जाएगा? जब ये पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तब यहां पे कौन सी चीज बचेगी? यहां पे हमारे डाई बच जाएंगे, सॉलिड डाई। ठीक है, ये हमारा सॉलिड डाई यहां बच जाएगा। तो जो लिक्विड इंक थी वो उड़ गई हवा में और जो हमारे पास में सॉलिड डाई था वो यहाँ पे बच गया। कैसे हुआ? इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, इवेपोरेशन को हमने बूस्ट कैसे किया? नीचे बीकर लगा के। तो हमने क्या सोचा कि हमको अलग करना है। अब देखो मैं फिर से एक बार क्विक रिवाइज करता हूँ, हमको करना है इसको अलग। अलग करने के लिए क्या, हमको पता चला कि वॉलेटिलिटी का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट हम चाहे तो वैसे भी कर सकते थे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बैठ के देखते रहे सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो हमने क्या किया? इवेपोरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करना था, तो हमने यहाँ पर नीचे पानी का उपयोग कर लिया। ठीक है, इसको डायरेक्टली हीट नहीं किया, पानी के थ्रू किया। अभी यहां पर जो लिक्विड कंपोनेंट था इस इंक का वो उड़ जाएगा वेपर्स के फॉर्म में। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा? सॉलिड बच जाएगा केवल। ये हो गया आपका इवेपोरेशन कंप्लीट।
क्रिस्टलाइजेशन देखो, और एक और चीज यहां पर मैंने एग्जांपल में एक एग्जांपल नहीं लिखा है। इवेपोरेशन का सबसे खूबसूरत एग्जांपल है सैंड एंड वाटर। ठीक है, सैंड एंड वाटर कैसे, जो हमारी जो सी होती है ना, जो बीच होता है ना, जहां पे ब्लू है पानी पानी दिखता है, तो उस बीच में से जब हमको सॉल्ट निकालनी होती है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट सैंड इट्स सॉल्ट। तो जब हमको उसमें से सॉल्ट अलग करनी होती है, जो नमक हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो एक्चुअली सी में से आता है, आपको पता होगा ये। तो हम लोग क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े जगहों पर वो पानी स्टोर रहता है इस टाइप से कि भाई वो इवेपोरेट हो जाए। तो जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा, चूंकि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा उसके बाद में हमारे पास में नीचे केवल सॉल्ट बच जाएगी, और इस सॉल्ट को हम फिर फिल्टर करके केमिस्ट्री के हिसाब से हम उसको केमिकल के थ्रू निकाल के, उसकी जितनी भी बुरी चीजें हैं वो सब निकाल के हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन देखो, क्रिस्टलाइजेशन अब इसमें भी आपको वॉलेटिलिटी दिखेगा, तो इससे पहले आप कंफ्यूज हो, मैं आपको बता देता हूं। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज इवेपोरेशन, ऑलमोस्ट सेम, बस थोड़े से डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है देखो, मैं बताता हूं। या क्या होगा देखो, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट एंड वाटर का एक सॉल्यूशन लिया। तो एक एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन का सबसे खूबसूरत एग्जांपल यही है जो आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट एंड वाटर। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट वाटर उठाए और कॉपर सल्फेट जो था हमारा उसका सॉल्यूशन बना लिया। देखो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें डेलिबरेटली चीजों को पानी के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा मान लो कि एक मान लो कि मिट्टी है, खैर मिट्टी तो नहीं, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको लिख के बताया ना। मान लो मिट्टी है ढेर सारी मेरे हाथ में, मुझे उसमें से ना कुछ कुछ चीजें अलग करनी है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज अलग करनी है, तो मैं उसको जानबूझ के पानी में इवेपोरेट कर दूंगा, पानी में मिक्स कर दूंगा, क्योंकि जब पानी में मिक्स हो जाएंगे उसकी इंप्योरिटीज, तो क्या होगा कि जब पानी इवेपोरेट होगा तो पानी अपने साथ में कुछ कुछ इंप्योरिटीज लेके निकल जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहां पर मान लो कि यहां पर दो टाइप की इंप्योरिटीज थी। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों टाइप्स की इंप्योरिटीज को पानी के अंदर डाला। ठीक है, ये हमारा पानी के अंदर डाला। अब मैं क्या करूंगा, इसको पानी के अंदर मस्त घोल दूंगा। इसको घोलने के बाद में क्या होगा कि जब पानी इवेपोरेट होगा तो हो सकता है कि ये रेड वाली जो चीज थी, रेड वाला जो कंपोनेंट था, ज्यादा वॉलेटाइल था या ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होता था, तो पानी के साथ मिक्स होकर ये बाहर निकल जाएगा इवेपोरेशन में, और हमारे पास केवल ग्रीन वाला बचेगा। सिंपल सा यही फंडा है। तो हमने क्या किया, यहां पर चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन को रखा सेम जैसा हमने पहले इवेपोरेट किया था पानी की मदद से। हमने नीचे पानी रख दिया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करा, देखो इसको ध्यान से, यहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं किया है, पानी नीचे रखा है और ऊपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जब जब जैसे इवेपोरेशन होता जाएगा तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो लिक्विड वाला पार्ट है वो बाहर हो जाएगा और हमको यहां पर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली अब इसको याद कैसे करोगे, इसको ऐसे याद करोगे। देखो पहले वाले को आप सैंड वाले कैसे याद कर सकते हो, सॉरी सैंड नहीं, सॉल्ट वाले, सॉल्ट एंड वाटर वाले कैसे याद कर सकते हो। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन, भाई क्रिस्टल यहीं दिख रहा है, साफ क्रिस्टल दिख रहा है, और हम इससे क्या बना रहे हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हमको बेसिकली बनाने क्रिस्टल्स, हम चाहते हैं कि हमको क्रिस्टल मिल जाए। तो जैसे चीजों को अलग अलग करने के अलग अलग टेक्निक्स है, वैसे क्रिस्टलाइजेशन है, हम चीजों को क्रिस्टल के फॉर्म में बना लेंगे। कॉपर सल्फेट को मैंने क्रिस्टल के फॉर्म में अलग कर लिया तो वो अलग हो गया और इंप्योरिटीज चली गई। ठीक है, तो ऐसे हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट है भाई, ये मेरा फेवरेट मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, जो चुंबक होती है ना, बचपन में चुंबक से खेलते थे हम, मजा आता था उससे खेलने में, वही सेम चीज यहां पर फॉलो होती है। डिफरेंस किस चीज में, हमने सोचा कि अरे ये जो पाउडर्ड ओर है इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, तो हमने सोचा कि ओ हम क्या कर सकते हैं, इनमें अलग कैसे कर सकते हैं। तो हमको पता चला इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, ओ मैग्नेटिक नेचर का डिफरेंस है। कोई चीजें मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगी, कोई अट्रैक्ट नहीं करेंगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमको पता चला कि हम एक टेक्निक निकाल सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन की। देखो ये थोड़ी सी एडवांस चीज हो गई, इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल पता है क्या है, हमारी जो रेत होती है ना, मान लो कि आपने रेत के अंदर एक सुई छोड़ दी, ये एक या फिर मान लो एक छोटी सी कील छोड़ दी, जो नेल होता है ना हम जो दीवार में लगाते हैं वो छोड़ दिया, ये बहुत सारी सैंड के अंदर। अब आपको उस सैंड के अंदर ढूंढना है, तो या तो आप ऐसे अलग अलग करके देख सकते हो कि भाई कहां गया, या फिर आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप एक मैग्नेट लेके आ सकते हो। एक मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे तो जो भी नेल था ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा और सैंड वहीं की वहीं रह जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सैंड जो है वो मैग्नेट से नहीं चिपकती है, ये जो आयरन की जो नेल था, ये जो आयरन की नेल थी, ये चिपक जाती है मैग्नेट से। यही कंसेप्ट हमने यहां पर भी यूज किया। हमने यहां पर क्या यूज किया, हमने बोला कि भैया यहां पर हम पाउडर ओर डालेंगे तो यहां पर बहुत सारी इंप्योरिटीज है, ठीक है, यहां पे अलग अलग टाइप के, यहां पे आयरन भी मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसे बहुत सारे मेटल्स भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा कुछ और भी इंप्योरिटीज, डस्ट वगैरह भी मिल जाएगी। हमने क्या किया, पाउडर ओर यहां पर डाला, और ये जो व्हील है ना, ये एक कन्वेयर बेल्ट है, तो ये चल रहा है, घूमते जा रहा है। हमने यहाँ पे डाला, अब यहां से देखो ये चलना चालू हुआ,
अब जब यहां तक पहुंचा ये, तो ये जो था ये एक मैग्नेटिक व्हील है। मैग्नेटिक व्हील का मतलब समझ रहे हो, जो काला वाला है ना, ये मैग्नेटिक व्हील है। अब क्या होगा कि जो भी चीजें मैग्नेट से चिपक जाएगी, मान लो कि आयरन को अलग करना है मुझे, तो आयरन जो है मैग्नेट से चिपक जाएगा, तो जो भी चीजें मैग्नेट से चिपक जाएगी वो यहां तक चिपकते चिपकते आएगी, यहां तक। एक सेकेंड, ये कुछ इस टाइप से चिपकी हुई आएगी कि यहां से चिपकते 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 यहां तक आएगी, और फिर यहां से मैग्नेट छूट जाएगी, तो ये सब जितनी भी चीजें गिरेंगी वो सब यहां पे गिरेंगी। बाकी जो जितनी भी चीजें थी जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती, वो सब यहीं के यहीं गिर जाएगी। समझ रहे हो, वो मैग्नेट से तो अट्रैक्ट हुई नहीं, तो यहीं गिर जाएगी। और बाकी जो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हुई थी, दोज थिंग्स, दोज पार्टिकल्स विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस मैग्नेट, विल अट्रैक्ट टू दिस मैग्नेट एंड विल लीव द कॉन्टैक्ट फ्रॉम हियर एंड विल गेट कलेक्टेड ओवर हियर। तो हमको जो मैग्नेटिक ओर था, जो जितनी भी चीजें मैग्नेट को अट्रैक्ट करती थी, वो यहां मिल गई, नॉन मैग्नेटिक वाली यहां मिल गई। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, क्या क्या एक बार क्विकली अगर मैं आपको बता के बताऊं, खैर ये कॉपर बॉटल है, ये इसके साथ में हमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते। क्या करना है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो थे वो अलग हो जाएंगे यहां पर भाई मैग्नेट से चिपक के, बाकी सारे नीचे गिर जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सब्लिमेशन के ऊपर, फटाफट करते हैं, क्विकली देखते हैं इसको हम। नेक्स्ट हम आते हैं सब्लिमेशन के ऊपर। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होगा, हमने क्या यहां पर डिफरेंस यूज किया, हमने डिफरेंस यूज किया सब्लिमेटरी वर्सेस नॉन सब्लिमेटरी। ये कैसे याद करोगे, हमको बस ये ध्यान रखना है सब्लिमेटरी नॉन सब्लिमेटरी। तो हमको यहां पर क्या मिल गया, सब्लिमेशन यहां मिल गया और सब्लिमेशन यहां भी मिल गया। तो हमको बस नाम से चीजों को याद करना है। ठीक है, ये कैसे करेंगे, कुछ चीजें होती है जो कि सब्लिमेटरी होती है, यानी कि डायरेक्टली अपने सॉलिड फॉर्म से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी थी, तो आपने बहुत सारी बार कैम्फर यानी कि कर्पूर होता है वो जलाया होगा, तो जब उसको जलाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। खुशबू बड़ी अच्छी होती है उसकी। ठीक है, तो सब्लिमेटरी वर्सेस नॉन सब्लिमेटरी, हमको बस ये चेक करना है कि हमने क्या सोचा कि चलो हमारे पास में, इसका एक एग्जांपल भी बताता हूं। इसका एग्जांपल बहुत ही महंगा सा क्यूट सा एग्जांपल है, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। आपने इसमें क्या किया कि एक आपके पास में इसका मिक्सचर था, आपको इनको अलग कर रहा है, तो फिर आपने सोचा, आपने दिमाग लगाया हमेशा की तरह कि हमको इसमें क्या फिजिकल डिफरेंस मिल रहा है, तो आपको पता चला डिफरेंस ये है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेटरी है और सॉल्ट जो है वो नॉन सब्लिमेटरी है। तो हम इन दोनों को बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे क्या, ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत पूछा जाता है, याद कर लो, मैं बता देता हूं कैसे करना है। हमने क्या किया, हमने इसको सब्लिमेशन के लिए छोड़ा। हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर हमने इसमें फ्लेम भी दे दी ताकि थोड़ा सा गर्म होता जाए, जल्दी जल्दी हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाए। ये हमने इस टाइप का एक फनल लिया। ठीक है, इस फनल के अंदर हमने यहाँ पर एक चाइना डिश ली। मैं आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करके बताता हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी तो नहीं है। तो हमने इस फनल के अंदर यहाँ पर एक चाइना डिश ली, उसके अंदर हमने ये अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट डाला। अब क्या होगा, थोड़ी देर में जब ये सब्लिमेशन चालू होगा तो अमोनियम क्लोराइड तो सब्लिमेट हो जाएगा, तो वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उड़ने लग जाएगा। ठीक है, वो तो वेपर्स के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और सॉल्ट यहीं कहीं रह जाएगी। तो हमको सॉल्ट तो मिल गई यहाँ पे नीचे, भैया आपने बोला कि ठीक है अमोनियम क्लोराइड तो ऊपर सब्लिमेशन हो जाएगा तो नीचे केवल सॉल्ट बचेगी, तो हमको सॉल्ट तो मिल गई, पर हमको अमोनियम क्लोराइड कैसे मिलेगा, वो कहीं हवा में उड़ ना जाए वरना वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देंगे। ठीक है, एक प्लग लगा दिया ताकि जो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट होकर ऊपर जा रहा है वो बाहर ना निकले। ठीक है, वो बाहर ना निकले। अब जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो जब इस पोर्शन में देखो, ये जो गर्म हो रहा है केवल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसको हम इतना ज्यादा गर्म भी नहीं कर रहे हैं कि पूरा जल जाए, बट जो गर्म हो रहा है सिर्फ यहाँ हो रहा है। तो ऊपर जाने के बाद में जब यहाँ पर हमारे अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स है, ये देखो वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड जब यहाँ पे जाएंगे तो ये बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, तो ये क्या होगा कि फिर यहीं पे ठंडे होने लग जाएंगे। अब ये ठंडे कैसे होंगे, ये ठंडे डायरेक्ट ये लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड में नहीं जाएंगे ये। ठीक है, जैसे ये सॉलिड से गैस बनते हैं ना, जैसे सॉलिड से गैस बने थे वैसे गैस से सॉलिड बन जाएंगे, या सॉरी टू बी टेक्निकली स्पेसिफिक वेपर से सॉलिड बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर वेपर से जब सॉलिड बनेंगे तो ये जो दीवार है ना इसकी, एक बार दिखाऊं आपको, तो जो दीवार है इस फनल की जो दीवार दिख रही है इससे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो जब ये चिपकते चिपकते धीरे धीरे नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। बड़ा ही सिंपल था। क्या क्या हमने कुछ भी नहीं किया, हमने है ना दो ऐसी चीजें ली, एक सब्लिमेटरी एक नॉन सब्लिमेटरी, हमने उसको चाइना डिश के अंदर रखा, हमने उसको सब्लिमेशन होने दिया, तो सब्लिमेशन जो शो करती है वो चीज अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट होकर यहां चली जाएगी, यहां वेपर्स के फॉर्म में गई तो उसको मिल गया कॉटन प्लग, वो बाहर निकल नहीं पाया, तो उसने सोचा कि अब क्या करें, उसने सोचा कि अब यहीं पर ठंडा होना पड़ेगा, तो यहीं पर ठंडा हो गया। ठंडा होने पर वो सॉलिड के फॉर्म में आया और इसकी जो दीवारें थी उससे चिपकते 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 हमको मिल गया। तो हमको दीवार पर चिपका जो रहेगा वो अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और नीचे जो चाइना डिश के अंदर रखा हुआ रहेगा वो हमको एक सॉल्ट की तरह मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्ट मिल जाएगी हमको। तो बेसिकली ये जो फनल थे ना, अब आप सोचोगे देखो एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है कि अरे ऐसा कैसे हुआ, हमने ये चाइना डिश को इतने छोटे से छेद के अंदर से डाला कैसे। तो भाई बहुत जेन्युइन डाउट है, बट हमने एक्चुअली ना एक चाइना डिश ली है
और उसके ऊपर एक फनल को उल्टा रख दिया है, ठीक है। वो जो फनल आता था ना हमारा, जिससे हम वो कुप्पी बोलते हैं जिसको, उसको हमने ये अलग से रखा है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा एक पूरा का पूरा बीकर टाइप नहीं है, ये फनल है, नीचे चाइना डिश रखी हुई है। तो आप इस फनल को जब उठाओगे ना तो आपको फनल पे मिल जाएगा वो, और नीचे चाइना डिश के ऊपर आपको सॉल्ट मिल जाएगी। समझो, ये अलग है, ये जुड़े हुए नहीं है, ये अलग है। ध्यान से देखो, यहां पे दिख रहा है ये सब्लिमेशन, वेरी सिंपल हो गया ये भी। नेक्स्ट, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल बहुत ही खूबसूरत चीज है। क्या अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, सेपरेटिंग फनल एक अजीब सी चीज है, ठीक है। ये इस एक अलग टाइप का फनल है, नॉर्मल फनल नहीं है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फनल तो आपको याद है, एक सेपरेटिंग फनल अलग टाइप का फनल है। तो अलग टाइप का फनल का भी यूज करेंगे, याद करो, अलग टाइप का फनल, सेपरेटिंग फनल ये सेपरेटिंग फनल कैसा हुआ? अलग टाइप का फनल। तो अलग टाइप का फनल का भी यूज करेंगे जब जो लिक्विड्स है वो अलग टाइप के हो। अलग टाइप से मतलब इमिसिबल, यानी कि जो आपस में नहीं घुलते। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। ऑयल को जब मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो क्या वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, वो ऊपर के ऊपर रहेगा। तो हम ऐसे जो चीजें होती हैं, इसमें इस टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं उसमें हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। अब इसमें क्या फिजिकल प्रॉपर्टी यूज की कि भैया हमने अगर ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया, मम्मी ने ऑयल और वाटर मिक्स कर दिया और मुझे बोला कि मुझे इन दोनों को अलग करना है, तो मैं अपना फिर से दिमाग लगाऊंगा, मैं ये सोचूंगा कि इन दोनों के बीच में फिजिकली क्या डिफरेंस है, कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। पहला तो मुझे मिल गया कि हाँ, इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, और दूसरा डिफरेंस होगा डेंसिटी का डिफरेंस, ठीक है। आपको पता चलेगा कि जब भी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, जब भी आप पानी के अंदर ऑयल को मिक्स करोगे और थोड़ी देर बाद देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो ऑयल है वो ऑटोमेटिकली, जो ऑयल है, ये जो पानी था हमारा, तो जो ऑयल है ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर की लेयर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है, ये ऑयल मान लो ये ब्लू कलर का ऑयल है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर की लेयर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए वो ऊपर आ जाएगा। और वाटर की डेंसिटी हैवी होती है, हैवी तो नहीं बट ज्यादा होती है, इसलिए वो नीचे रह जाएगा। तो हमने क्या किया, हमको जब ऑयल और वाटर का मिक्सचर दिया तो हमने इसको डाला सेपरेटिंग फनल में और थोड़ी देर रुके हम। कब तक रुके हम? जब तक कि ये ऑयल जो है ये ऊपर ना आ जाए, ठीक है, ये ऊपर ना आ जाए, पूरी तरह ऊपर कलेक्ट ना हो जाए और पानी पूरी तरह नीचे कलेक्ट ना हो जाए। अब इतना हो जाएगा तो बहुत आसान है हमारे लिए। हम क्या करेंगे कि नीचे हम एक नल लगा देंगे जिसको हम स्टॉप कॉक बोलते हैं। हमने उस नल को धीरे धीरे खोलना चालू किया, तो धीरे धीरे जब आप खोलोगे तो पानी नीचे गिरता जाएगा, ठीक है, पानी नीचे गिरता जाएगा, पानी नीचे ड्रॉप हो रहा है। और जैसे ही ये केरोसिन ऑयल नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले पानी जाएगा फिर केरोसिन ऑयल जाएगा, ठीक है। तो जब केरोसिन ऑयल यहां तक पहुंचा, इस लेवल तक ये केरोसिन ऑयल पहुंचा, तो हमने इस नल को बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, पानी तो हमने इस फनल से नीचे गिरा लिया, और हमारे पास जो केरोसिन ऑयल था वो यहीं कहीं रह जाएगा, क्योंकि यहां तक रह जाएगा केरोसिन ऑयल। क्योंकि हम जैसे ही केरोसिन ऑयल हमको दिखेगा नीचे गिर रहा है, हम स्टॉप को बंद कर देंगे, नल बंद कर देंगे, तो ऑयल ऊपर ही रह गया, पानी नीचे गिर गया। वेरी सिंपल, ये हो गया सेपरेटिंग फनल। याद कैसे करना है मैंने बता दिया। सेपरेटिंग फनल बस ये याद रखो कि ये अलग टाइप का फनल है, ठीक है, कुछ अलग ही टाइप का फनल है, क्योंकि नॉर्मल फनल जैसा नहीं दिखता है ना, ये अलग सा फनल है, ठीक है, उल्टा लटका दिया हमने। तो सेपरेटिंग फनल को याद कैसे करोगे? अलग टाइप का फनल। अलग टाइप के फनल से मतलब याद आएगा आपको कि अलग टाइप के लिक्विड से याद आएगा कि जो मिक्स नहीं होते। इससे आपको याद आ जाएगा कि ओके, हम यहां पर इमिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डिस्टिलेशन के बारे में आपको बताता हूँ। डिस्टिलेशन इज क्वाइट ईजी, बट लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट हम डिस्टिलेशन को काफ़ी ईजी कंसेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो, ऑल राइट, ये रहा डिस्टिलेशन। ओके, डिस्टिलेशन कब करेंगे? देखो, जब हमारे पास में डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। कैसे हमको भाई, अब देखो, जब इमिसिबल लिक्विड्स थे, यानी कि जब दोनों लिक्विड्स मिक्स नहीं हो रहे थे, तब तो हमने ये यूज कर लिया, क्योंकि वो दोनों मिक्स नहीं हुए तो वो दोनों अलग अलग निकल जाएंगे और ये अलग ही रह जाएगा। बट इन केस मान लो कि कोई ऐसा लिक्विड है, कोई दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि बहुत ही प्रेम से घुल मिल गए। अब आप उनको सेपरेटिंग फनल टेक्निक से यूज तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि जब वो पूरी तरह से अच्छे से मिल गए तो आप उनको अलग अलग करके नहीं निकाल सकते, तो आपको कुछ तो और उपयोग करना पड़ेगा। तो तब हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का। और डिस्टिलेशन प्रोसेस किस चीज का फायदा उठाती है? इनके डिफरेंस का, जो कि होता है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। जब भी मैंने मान लो दो लिक्विड्स, वाटर और एसीटोन, हम वही एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, उससे आपको याद भी हो जाएगा, वाटर और एसीटोन, ठीक है। जब भी हम दो मिक्सेबल लिक्विड्स वाटर और एसीटोन को ले लेते हैं, अब इनको मिक्स कर दिया, अब हमको इन दोनों को अलग करना है। तो इन दोनों को अलग हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे इनका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, उसके कारण हमको ये दोनों अलग अलग मिल जाएंगे। कैसे?
एसीटोन जो होगा, वाटर जो होगा, अब ये दो लिक्विड्स जो हैं, इन दोनों में से कोई सी एक लिक्विड जल्दी बॉयल होना चालू हो जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो वो जब बॉयल होगा ना, तो वो अलग अलग टाइम पे होगा, ठीक है। उसमें जो लिक्विड्स है वो बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू अलग हो जाएंगे। उनको पता चलेगा कि कोई हमको भड़का रहा है नीचे से बॉइलिंग पॉइंट के नाम पे, तो हम जिसकी भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, जो जल्दी बॉयल हो जाएगा वो फटाफट बॉयल होकर बाहर हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा वो धीरे धीरे बॉयल होगा या वो बाद में बॉयल होगा, तो वो वहीं रह जाएगा। सेम हमने प्रोसेस यहाँ पे यूज किया, ठीक है। ये फिगर को भी याद करवा दूंगा मैं आपको अच्छे से बता के, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिगर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है। हमने क्या किया, इसको बॉयल करना चालू किया, यहाँ से हम मस्त इसको चेता रहे हैं ऐसे आग से। अब क्या हुआ कि बॉयल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। हम इसको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते आ रहे हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे एसीटोन जो है वो बॉयल होना चालू हो जाएगा, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, ठीक है। ये वाटर से जल्दी बॉयल होने लग जाता है, कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लग जाता है। तो जब हम इसको, जब ये एसीटोन बॉयल होने लगेगा तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से ये जो फनल थी इसको ब्लॉक कर लेंगे। अब इनको निकालना कैसे, देखो एसीटोन बॉयल हुआ, वेपर्स के फॉर्म में गया, वेपर्स के फॉर्म में जब वो यहां जा रहा था अच्छा वाला, तो उसको ये मिल गया, ठीक है। यानी कि यहां पर हमने इसको बंद कर रखा है ऊपर से, ये वाला जो बीकर था इसको हमने ऊपर से बंद कर रखा है। तो अब क्या होगा कि यहां पर एक छेद था, अब इसके वेपर्स कहां जाएंगे फिर, देखो यहां तो जा नहीं सकते, नीचे वापस आ नहीं सकते कि नीचे से तो बॉयल होकर ऊपर आ रहे हैं, तो जाएंगे कहां, जाएंगे यहां। हमने साइड से इसको अटैच कर दिया, एक apparatus अटैच कर दिया, उसके थ्रू जो इसके वेपर्स थे वो यहां से आएंगे, और यहां से जब आएंगे तो ये जो दिख रहा है ना क्लैंप, ये एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ये एक वाटर कंडेंसर है। यानी कि ये जो वेपर्स थे उनको ठंडा करके लिक्विड के फॉर्म में बना देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एसीटोन के वेपर्स जा रहे थे, तो यहां से जगह मिले नहीं निकलने की, तो फिर इधर से निकले बेचारे। फिर जब इधर से निकल रहे थे तो उसको यहां पे वाटर कंडेंसर मिला। वाटर कंडेंसर ने क्या किया कि इसको धीरे धीरे लिक्विफाई करना चालू कर दिया। तो यहां पे जो भी चीज लिक्विफाई हो रही है वो लिक्विफाई होकर यहां पे नीचे गिर जाएगी, ठीक है। यहां पर देखो कोल्ड वाटर, इन ठंडा पानी यहां पे से अंदर जा रहा है, ताकि वो जो लिक्विफाई हो रहा है वो यहां पे नीचे हमको गिरता हुआ मिल जाए। तो ये हमारे पास में हो गया एसीटोन अलग, और ये हमारे पास में वाटर अलग। क्या किया, बहुत ही सिंपल सी चीज थी, वाटर एसीटोन था, वेपर्स गए, यहां से गया एसीटोन जो था वो यहां पे आकर ठंडे हो गए उसके वेपर्स। यहां पे जब वाटर आउटलेट, वाटर कंडेंसर था, उसने जो इसके जो वेपर्स थे एसीटोन के, उनको ठंडा कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, इधर गिरा दिया, तो ये आ गया एसीटोन। और वाटर तो हमारे यहीं कहीं है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा, और हमने अभी तो कम ही टेम्परेचर रखा है एसीटोन के हिसाब से। खत्म, डिस्टिलेशन बस इतना ही है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक चीज आती है जो कि होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सेम टू सेम वही चीज है, बस इसमें फर्क क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। देखो इसमें जो डिफरेंस है एसीटोन और वाटर में, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट करूंगा तो मेरे को जो भी वैल्यू मिलेगी वो 25 डिग्री से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम होता है। तो ये अलग प्रोसेस क्यों, हम वही क्यों नहीं यूज कर सकते, हम वही इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जब डिफरेंस बहुत कम होगा, ठीक है, जब उन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम होगा तो उनको इंडिविजुअली बॉयल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हो सकता है कि अगर मान लो वाटर और एसीटोन के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम होता, मान लो कि अगर ऐसा होता, तो जब एसीटोन बॉयल होने लगता तो चांसेस थे कि थोड़े थोड़े वाटर के पार्टिकल्स भी बॉयल होने लग जाएं, थोड़ा थोड़ा वाटर खुद भी बॉयल होने लग जाए। ऐसे केस में प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि फिर से हमको वही मिक्सचर मिल जाता। तो तब इस टाइप के केस में जब डिफरेंस 25 डिग्री से कम होता है तो हम यूज करते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सेम टू सेम प्रोसेस है भाई। देखो फिगर भी सेम है, फिगर में कंफ्यूज नहीं होना, फिगर भी सेम है पूरी तरह से, बस आपको एक डिफरेंस मिलेगा, वो है इस चीज का। भैया ये क्या बलाय है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बॉल्स टाइप के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि किसी दो लिक्विड्स का मिक्सचर था, ठीक है, दो मिसिबल लिक्विड्स थे, लिक्विड ए लिक्विड बी, ठीक है। यहां पर लिक्विड ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, यानी कि ए जल्दी बॉयल होगा और बी देर से बॉयल होगा। हालांकि ये जो डिफरेंस है 25 डिग्री से कम ही है, ठीक है, इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो ए वाला लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम है, तो वो तो बॉयल होगा
और वो बॉयल होकर यहाँ से भी निकल जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम पॉइंट पे वो फटाफट बॉयल हो रहा है, कम पॉइंट पे फटाफट बॉयल हो रहा है, एनर्जी से बॉयल हो रहा है, उसके वेपर जो एनर्जी से जा रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था, इसके बीच जितने भी हमने पार्टिकल्स रखे थे उनके थ्रू वो इजीली पास हो जाएगा, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, इस पोर्शन पे ऊपर पहुंचा, वह वापस से सेम प्रोसेस हो जाएगी जैसे यहाँ पे हुई थी, जैसे यहाँ पे हुई थी वैसे सेम प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी, सेम तरीके से वो ठंडा होकर निकल जाएगा। बट किसी एक, जैसे मान लो कि ए किसी टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, तो बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्टिल चूंकि डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बी भी हल्का हल्का बॉईल होने लग जाएगा। तो ए जब बॉईल हो रहा है तो बी भी हल्का हल्का बॉईल होने लग जाएगा, हालांकि वो उतनी एनर्जी से, उतनी एफिशिएंसी से बॉईल नहीं होगा जितना ए हो रहा है, ठीक है। तो जब बी बॉईल होगा ना, तो धीरे धीरे जो बी के जो वेपर्स हैं वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तक जाएंगे, बट इसको पास थ्रू नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर हमने सेट किया है वो बी के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम है, तो थोड़े थोड़े वेपर्स तो बनेंगे, बट वो उतनी एनर्जी से, उतने ज्यादा ऐसे भरमार के साथ नहीं निकलेंगे जितने ज्यादा ए के निकल रहे हैं, ठीक है। तो बी के जो थे वो वापस से यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगे, और यहाँ पे जो थे यहीं पे रह जाएंगे, इससे ऊपर जा नहीं पाएंगे, तो फिर से वो ठंडे होकर नीचे गिर जाएंगे। तो क्या होगा, देखो फिर से मैं क्विकली बताऊं, सिंपल सी चीज ये होगी कि ए और बी दो लिक्विड थे, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ए तो भाई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, मान लो मैंने इसको 70 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो 70 डिग्री, ये तो थोड़ा कम हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कि ए बॉयल हो जाता है, और बी जो होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो जो ए है वो बॉयल होने लग गया, मस्त एनर्जी से बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है हमने, मस्त एनर्जी से बॉयल हो रहा है, मस्त 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 बॉयल होकर यहाँ पे वेपर्स गए, यहाँ से नीचे हो गया, यहाँ से भी पास हो गया क्योंकि उसकी जो भरमार थी वो बहुत ज्यादा थी। बट बी के केस में वो केवल हल्का हल्का बॉयल हो रहा है, बट उसकी भरमार इतनी नहीं थी क्योंकि वो टेक्निकली 120 डिग्री पे बॉयल होता है, बट हल्का हल्का बॉयल जो होगा वो यहाँ पे रुक जाएगा, तो वो यहाँ पे रुक जाएगा, तो वापस से ठंडा होकर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास में यह अलग हो गया प्योर लिक्विड कंपोनेंट, और ये अलग हो गया। वेरी सिंपल, fractional distillation exactly same as distillation, just the difference is that the boiling points in the two liquids is less than 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 केल्विन, कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज एक वन एंड द सेम थिंग है, डिफरेंस तो वही होगा, ठीक है। कोई चीज बताऊं मैं आपको, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कभी, मैं बता देता हूं। केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस तो है, ठीक है, ये दोनों अलग है, बट इनका जब भी डिफरेंस निकालते तो वैल्यू सेम आएगी ना। क्यों? मान लो कि भाई 500 केल्विन माइनस 400 केल्विन कर रहा हूं मैं, तो भी जो डिफरेंस है वो सेम ही आएगा, अगर मैं इसी को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके करूं तो भी, ठीक है, तो भी सेम ही आएगा। क्यों? डिफरेंस है, एग्जैक्टली डिफरेंस है, 273 का डिफरेंस है, एग्जैक्ट डिफरेंस है। हमने इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन थोड़ी ना किया है, सिर्फ एडिशन ही किया है ना। तो ये प्लस 273 हुआ, माइनस 273 हो गया, तो ये वाला इफेक्ट तो खत्म हो जाएगा, सिंपल सी चीज। या ये जरूरत नहीं थी इसकी, बट मैंने बता दिया फिर भी। क्रोमेटोग्राफी ये बहुत ही खूबसूरत है, एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है। इसके बाद में बस हमारे पास में दो ही चीजें बची हैं, बहुत ही क्विकली बताता हूं, और यही दो चीजें जो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। क्या हुआ? क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या हुआ? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा, ठीक है। क्या डिफरेंस दिखा आपको? क्रोमा बोले तो कलर, क्रोमेटोग्राफी जैसे आपको बोले ना, आपको दिमाग में चेंज जाना चाहिए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कलर की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम डिफरेंस किस चीज का यूज करेंगे? सॉल्युबिलिटी का करेंगे, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस यूज करेंगे। कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि ये जो दिख रहा है ना आपको, हमने अभी डाई वाला देखा तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, ये डाई हमने अलग की थी यहाँ पे ये इवेपोरेशन के थ्रू हमने डाई अलग की थी, तो वो तो खैर अलग चीज थी, ठीक है, क्योंकि हमको उसको अलग रोकना था। बट यहां पर हम क्या करेंगे कि सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक्स, वहां पर हमारे पास में सिर्फ एक ही डाई थी, बट ये वाली जो ब्लैक इंक है इसमें मल्टीपल डाइज हैं। तो एक्चुअली जो ब्लैक इंक होती है ना, वो ब्लैक इंक खुद ब्लैक नहीं होती है, उसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं, तब हमको ब्लैक दिखती है। तो हमको क्या करना है, उन कलर्स को अलग अलग करना है, हमको उन सारी डाइज को अलग अलग करना है, ठीक है। अलग अलग कलर की जो भी डाइज थी, जिन्होंने मिक्स डाइज, DI ऐसी डाइज नहीं भाई, DYES डाइज जो थी, इनको अलग अलग करना है। जिन्होंने ब्लैक इंक को बनाया, हमको उनको सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक पेपर लिया। देखो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं। खैर ये पेपर नहीं है, ये जो पेपर है ये अलग पेपर होता है, ये अलग टाइप का पेपर होता है, ठीक है। इसको क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी बोलते हैं, आपको केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट भी होगा। मान लो कि ऐसा एक पेपर है, मैंने क्या कि ये जो इंक थी ना, ये जो इंक दिख रही है आपको, ये वाला इंक का धब्बा, तो मैंने एक इंक का धब्बा यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये पेन नहीं चलेगा, इस पर सेंसर वाला पेन है। मैंने एक इंक का धब्बा इधर डाल दिया, ब्लैक इंक का ड्रॉपर से यहाँ डाल दिया, ठीक है। बहुत ही गंदा है बट कोई बात नहीं। फिर मैं इसको क्या करूँगा, पानी में डाल दूंगा। अब क्या होगा, जब मैं इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को पानी के अंदर डालता हूं, तो जो पानी है ना,
इससे ऊपर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है ये बना ही ऐसा होता है कि धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करे। बहुत सारे आपने देखे होंगे ना कि आपके फाउंटेन पेन में जो कैपिलरी होती है वो भी सेम काम करती है। उसको अगर आप इंक के अंदर डालोगे तो ऑटोमेटिकली इंक ऊपर पास होना चालू हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी आपको कैपिलरी वाला इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप मान लो कि नॉर्मल पेपर को, अपने कॉपी वाले पेपर को, रफ पेपर को भी पानी के अंदर डालोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ पानी ऊपर रेज हो रहा है धीरे धीरे। ये घर पे भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने ब्लैक इंक को डाला तो मैं ब्लैक इंक को हल्का सा ऊपर रखूंगा, मैं इसको पानी में नहीं डुबा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको पानी में नहीं डाल रहा हूं। देखो पानी का लेवल केवल यहां तक है और ब्लैक इंक थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब पानी धीरे धीरे शीट से एब्जॉर्ब होना चालू होगा, देखो डायग्राम अगर मैं दिखा दूं, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। वाटर इंक्स एनसीईआरटी में एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, बट हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीकर, पेपर, पेन, पॉइंट वुड, पीस ऑफ वुड, ठीक है। पीस ऑफ वुड तो इसलिए ताकि हम यहाँ पे इसको लटका सकें। हमने इसको क्या किया कि यहाँ पे पीस ऑफ वुड लिया, उसके ऊपर इस पेपर को ठोक दिया और उसको बीकर में डाल दिया, ठीक है। अब पानी क्या हुआ कि धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अब देखो यहां पर आप है ना कलर में कंफ्यूज मत होना। देखो बहुत सारे लोग कलर में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार कलर की सॉल्युबिलिटी कैसे अलग हो सकती है। नहीं, ये जो ब्लैक जो इंक दिखती है ना ये अलग अलग डाइज से बनी है और हमको उन डाइज को अलग करना है। और ये जो डाइज होती हैं इनका कलर अलग है। तो कहीं भी कलर सॉल्युबल है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है हमको, ठीक है। कलर तो हमको दिख रहे हैं, वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है। हमको अलग करना है डाइज को, और डाइज की सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई सी डाई येलो कलर की है तो हमको येलो कलर से लेना देना नहीं है, हमको बस ये लेना देना है कि वो जो येलो कलर्ड डाई है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ठीक है। अब देखो जैसे से पानी ऊपर आना चालू हुआ, अब यहां पर बहुत सारी डाइज थी, इसको आप एक कलर की तरह मत देखो, अब आप इसको बहुत सारी डाइज की तरह देखो, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे अलग अलग कलर की डाइज लगा देता हूँ, ये ढेर सारी डाइज यहाँ पे अलग अलग हो गई। आप डाइज की तरह देखो, अब ये पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अब क्या हुआ कि कुछ डाइज तो ऐसी थी इस इंक के अंदर जो कि बहुत अच्छे से सॉल्युबल थी, फटाफट वाटर में सॉल्युबल हो गई। तो जो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी वो भी वाटर के साथ में रेज होना चालू हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि येलो कलर डाई थी, वो फटाफट सॉल्युबल हो गई वाटर के अंदर। अब जैसे ही वो सॉल्युबल है तो जब पानी ऊपर जा रहा है तो वो पानी जो है वो उसमें मिक्स होके अपने साथ साथ उसको ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि वो डाई वाटर में सॉल्युबल हो गई। तो जैसे ही वो वाली पर्टिकुलर डाई वाटर में, बहुत सारे डाइज थे, मान लो कि 6-7 डाइज हैं, उन 6-7 इस ब्लैक कलर के एक धब्बे के अंदर भी 6-7 डाइज है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो वो जो 6-7 डाइज हैं उनमें से एक डाई ऐसी थी जो कि पानी से फटाफट सॉल्युबल हो गई। तो जैसे जैसे पानी तो ऊपर जा रहा है, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पानी को कोई लेना देना नहीं है कि तुम डिजोल्व हो रहे हो नहीं हो रहे हो, मैं तो भाई इस पेपर के साथ में ऊपर चलूंगा। तो जैसे ही पानी ऊपर जा रहा है तो कोई सी एक कलर की डाई फटाफट जो सॉल्युबल हो जाएगी वो भी पानी के साथ में ऊपर निकलने लग जाएगी। फिर जो थोड़ी सी कम सॉल्युबल होगी वो उसके बाद ऊपर चलने लगेगी, और जो उससे कम सॉल्युबल होगी उसके बाद ऊपर चलने लगेगी। सेम देखो यहां पे हुआ है, यहां पे क्या हुआ है कि ये स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस था, ये एंड ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है। ये पानी ऊपर जाते हुए दिख रहा है आपको। तो यहां पे क्या हुआ कि जो येलो कलर की डाई थी वो फटाफट सॉल्युबल थी, वेरी सॉल्युबल थी। तो जैसे ही पानी ऊपर जाने लगा वो उसके साथ साथ ऊपर चलने लग गई, ठीक है, यहां पे चलने लग गई। बट पानी तो ऊपर जा रहा है, देखो यहां पे आपको पानी भी दिख रहा होगा, ये पानी है ना यहां तक पहुंच चुका है, ठीक है, इस पेपर के यहां तक पानी पहुंच चुका है, ठीक है। तो जैसे ही पानी ऊपर जा रहा है वैसे ये येलो कलर डाई को लेके साथ में चले जाएगा। फिर धीरे धीरे जब पानी वहीं पे था तो अब ये जो रेड वाली डाई थी या फिर ये जो भी पिंक रेड वाली डाई थी ये थोड़ी कम सॉल्युबल थी, तो ये थोड़ी देर बाद पानी में घुलेगी और थोड़ी देर बाद ऊपर चलना चालू होगी। फिर ऐसे ही करके ऑरेंज वाली थी, ये थोड़ी देर और बाद सॉल्युबल होगी और थोड़ी देर और बाद चलेगी। वैसे ही ये ब्लू वाली वॉयलेट वाली जो थी वो थोड़ी और टाइम लगाएगी, ये पर्पल वाली थोड़ा और टाइम लगाएगी, और फाइनली जो ग्रे वाली डाई थी वो और कम टाइम लगेगी क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है कि येलो वाली जो थी वो जल्दी सॉल्युबल हो गई तो जल्दी पानी के साथ घुल के ऊपर बाहर हो गई, तो ये अलग हो गई ना, यहाँ पे सेपरेट हो गई। रेड वाली थी उसको थोड़ा सा टाइम लगा तो वो अलग यहाँ पे सेपरेट हो गई, ऑरेंज वाली थोड़ी अलग सेपरेट हो गई, वॉयलेट वाली थोड़ी अलग सेपरेट हो गई, ये अलग सेपरेट हो गई, ये अलग सेपरेट हो गई। वेरी सिंपल। अब इसको याद कैसे करोगे? क्रोमेटोग्राफी, मैंने आपको बताया क्रोमेटोग्राफी से आपको याद आएगा कलर से आपको याद आना चाहिए ये वाला डायग्राम। मैं आपको पूरा वॉक थ्रू बता रहा हूं कि आपको अपने दिमाग में कैसे बिठानी चीजों को, ठीक है। कलर से आपको याद आएगा ये डायग्राम, ये वाले डायग्राम से आपको याद आएगा ये पेपर, ये कलर्स और ये सब। तो यहां पर आपको याद आ जाएगा कि हमने एक ब्लैक कलर का धब्बा लिया था, धब्बा, ठीक है। ये धब्बा लिया था हमने ब्लैक कलर का जिसमें अलग अलग डाइज इन्वॉल्व थी, मिक्स्ड थी, हमने इनको अलग कर लिया क्रोमेटोग्राफी से। वेरी सिंपल। सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस यूज किया हमने इसमें, जो जल्दी सॉल्युबल वो जल्दी ऊपर निकल जाएगा, जो धीरे से सॉल्युबल वो धीरे से ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज करती है। नाम सुन के डर जाते हैं। भाई नाम सुन के नहीं डरना है, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे याद करोगे।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम किस किसने सुना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम सुना है तुम लोगों ने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब हम बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में एक रस्सी के अंदर जब एक पत्थर को बांध देते थे, या फिर किसी एक बड़ी रस्सी को जिसके आगे एक नॉट बंधी हुई है उसको ऐसे गोल गोल हवा में घुमाते थे, और पीछे से मम्मी पापा चिल्लाते थे कि ऐसा मत करो, लग जाएगी लग जाएगी। वैसे टू बी अ वेरी जेंटल रिमाइंडर, मुझे थोड़े दिन पहले ऐसे करके लग गई, तो ये हरकत घर पे करो तो ध्यान से करना। जब उसको घुमाते जा रहे हो घुमाते जा रहे हो घुमाते जा रहे हो और आप उसको छोड़ोगे तो वो किस साइड जाएगा? आपके पास आएगा? नहीं, वो आपसे दूर जाएगा। देखो जैसे कि ये लड़की है, इसका नाम दे देते हैं हम पिंकी। ये जो पिंकी दीदी हैं, पिंकी दीदी ने क्या किया, इसको घुमाना चालू किया, जोर जोर से घुमा रही है, ऐसे घुमा रही है घुमा रही है घुमा रही घुमा रही है, और यहां पे लाके इन्होंने छोड़ दिया, हाथ से छोड़ दिया। तो ये जो है, ये जो पत्थर या जो कुछ भी, पता नहीं क्या घुमा रही है, जो कुछ भी घुमाया वो इधर छूट जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगेशन का कंसेप्ट है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर नथिंग बट द रिएक्शन टू ईच अदर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिएक्शन में आप सेंट्रीपिटल मान सकते हो, और सेंट्रीपिटल का रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल मान सकते हो, ठीक है। तो ये जो फोर्स आप बाहर की तरह लगा रहे हो, बाहर की जगह पे लगा रहे हो, तो वैसे ही एवरी फोर्स इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑन दैट नोट, हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं स्पेशल क्लासेस के ऊपर, तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज जाके करो, ठीक है, मुझे फॉलो करो, वहां पे स्पेशल क्लासेस आएंगी, फ्री में पढ़ाएंगे वहां पे। ये घुमा रहे थे, तो ये एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है जो बबीता लगा रही है, और एक फोर्स सॉरी पिंकी लगा रही है, और एक फोर्स ये जो पत्थर था ये भी लगाएगा, क्योंकि एवरी फोर्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो फोर्स लगाएगा अंदर के डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। ओ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, काफी ऊपर आ गए हम, ठीक है। तो ये ऐसे फोर्स लगाइए। तो हमने सोचा कि यही कंसेप्ट यूज करते हैं। अब ये कंसेप्ट कहां यूज आता है? ये जनरली आता है लैबोरेटरीज के अंदर। लैबोरेटरीज के अंदर कैसे यूज आता है? लैबोरेटरीज के अंदर ऐसे यूज आता है कि हमको जब भी सेल्यूलर एलिमेंट्स फ्रॉम ब्लड अलग करने होता है तो हम इसको यूज करते हैं। हम इसको यूज कैसे करते हैं? देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसको एक मशीन के अंदर डालते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब इस मशीन के अंदर इन टेस्ट ट्यूब्स को डाल रहे हैं, 3-4 टेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम रोटर बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम होते हैं, बट इसको आप रोटर भी बोल सकते हो, जैसे कि रोटर बोलते हैं हम इसको। इस पूरे डिवाइस को हमने इसमें 4 टेस्ट ट्यूब डाल दिया, ठीक है, उन सब में अलग अलग चीजें हैं। तो हमको क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंपोनेंट, मान लो कि हमारा खून है, ब्लड है उसके अंदर, ब्लड यार रेड कलर का होता है, हम ऐसे बिना फील के काम नहीं करते, तो हम पूरी फील के साथ करेंगे। इसके अंदर हमारा ब्लड था। अब ब्लड के अंदर, ब्लड क्या, ऐसा तो होता नहीं कि पानी है भाई कि हमने ऐसे निकाल दिया उसके अंदर डाल दिया तो पानी मिल गया, नहीं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मिक्सड होंगी। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भाई सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं। तो हमको क्या करना है, उन सेल्यूलर एलिमेंट्स को अलग करना है, और हमको खून को अलग करना है, ब्लड को अलग करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हमको अलग अलग करना है। तो हमने ये सारे टेस्ट ट्यूब्स को इसके अंदर डाला, और फिर ये जो मशीन है बहुत स्पीड से घूमेगी, बहुत स्पीड से घूमेगी। घूमेगी मतलब कैसी घूमेगी, ये जो टेस्ट ट्यूब्स है ना इवन टेढ़े हो जाएंगे। जब हम किसी चीज को बहुत जोर से घुमाएंगे तो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। हम झूला झूलते हैं ना, जब हम झूले में झूलते हैं, जब हम वो गोल वाला झूला होता है हॉर्स वाला, जिसपे, या हॉर्स वाला भी नहीं, नॉर्मल वाला, तो जब वो घूमता है तो हम सब लोग ऐसे, जो पहले ऐसे बैठे थे वो सब अपने आप ऐसे टेढ़े होने लग जाते हैं ना झूले के साथ में। जब ऐसे गोल गोल घूम रहा है झूला तो हम ऐसे जो थे धीरे धीरे तो ऐसे ही घूमेंगे, बट जब स्पीड बढ़ेगी तो हम खुद ऐसे टेढ़े होने लग जाएंगे उसके साथ साथ। सेम चीज यहाँ पे होगी कि ये टेढ़ा हो जाएगा, और जैसे ये टेढ़ा हुआ तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ये पिंकी लगा रही है ना, जो पिंकी घुमा रही है और जो फोर्स लग रहा है, सेम वही फोर्स लगा। भाई फोर्स क्या कर रहा था, ये फोर्स धकेल रहा था, ये जो पत्थर था इसको उधर की साइड धकेल रहा था, ये ध्यान से देखो, उधर की साइड धकेल रहा था। तो इस केस में क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर जो कुछ भी एलिमेंट्स थे उसमें क्या होगा कि ये जो रोटर है जब घूमेगा जोर जोर से, तो जो भारी वाले एलिमेंट्स होंगे, भारी वाले पार्टिकल्स होंगे, वो इस साइड धकेल दिए जाएंगे। देखो ध्यान से, ये बिफोर और आफ्टर का फोटो, इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये बिफोर यानी कि अभी चालू नहीं हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी ऐसा ही है। जब चालू हुआ बहुत स्पीड से घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स थे, देखो जो यहाँ पे मिक्स्ड थे, अब वो अपने आप अलग हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये अलग हो जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है, फिर हम उसको रोकेंगे, हम उसको निकालेंगे और वो अलग मिल जाएगा। तो वो जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, ये इस कोने में एक्यूमुलेट हो जाएंगे सारे के सारे, जो पहले पूरे के पूरे लिक्विड में थे, अब वो केवल यहाँ पे नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे जोर जोर से घुमाने के बाद में। और जब वो अलग एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हम जो हमारे को जो लिक्विड चाहिए था वो अलग निकालेंगे, और जो पैलेट थे यानी कि जो पार्टिकल्स थे वो अलग निकल जाएंगे। इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि हमको रिमूव सेलुलर एलिमेंट्स फ्रॉम ब्लड टू प्रोवाइड सेल फ्री सीरम और प्लाज्मा। मान लो कि हमको प्लाज्मा चाहिए,
जिसमें सेल ना हो, सेल फ्री चाहिए, तो हम इस ट्रिक को यूज करेंगे। उससे क्या होगा, इस टेक्निक को यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की। उससे क्या होगा कि बहुत स्पीड से जब चीजें घूमेंगी, बहुत स्पीड से जब घूमेंगी, तो ये जितनी भी सेल्स थी ना, ये सब एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगे अलग, और जितना भी हमारा प्लाज्मा था, सेल फ्री प्लाज्मा था, वो अलग जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। याद कैसे करना है अब, ठीक है, ये भी बताता हूं टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से सबसे पहले क्या याद आएगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपको आ जाना चाहिए ये वाला फिगर, जिसमें ये जो पिंकी थी, ये पिंकी इसको घुमा रही है जोर जोर से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रही है। अब आपको याद आएगा कि अच्छा घुमा रही है, मतलब यानी कि घुमाने का यूज है, यानी कि इसको धकेलने का यूज है, जोर जोर से घुमाने का। तो जब आप घुमाने का याद आएगा तो आपको ये वाला फिगर याद आ जाएगा। जब आपको ये फिगर याद आएगा तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि अच्छा घूमने के बाद में जैसे इसमें जो फोर्स है वो सारी चीजें उसको उधर की तरफ धकेल रही हैं, ऐसे धकेल रही हैं, वैसे ही इस केस में ये जितने भी आपकी इंप्योरिटीज थी, जो मिक्सचर था, वो अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, दैट्स इट। अगर मैं अब आपको देखो सेपरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके पहले इज मैटर अराउंड अस प्योर पूरा लाइव में भी कवर कर लिया है। दोनों चीजें कवर हो गई, आपका चैप्टर अब खत्म हो चुका है। बहुत ही जल्दी आपको नोटिफाई मैं कर दूंगा कि मैं स्पेशल क्लासेस में आऊंगा, और इसकी आपके साथ में बैठ के, आप भी मैं भी, हम साथ में बैठ के, भाई बहुत थोड़ा मेहनत का काम है बट स्टिल मैं कर लूंगा, साथ में बैठ के हम एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या हुआ इससे फायदा, क्या क्या हुआ, चैप्टर पूरा सॉल्व हो गया, चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, मैंने आपको मेरे साथ साथ बैठ के आपको पढ़ाया, ऐसे कि मैं किसी दोस्त को पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम के एक दिन पहले जैसे दोस्त को पढ़ाता है ना, वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा कि जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो भी साथ में स्पेशल क्लासेस पे, वो मैं यूट्यूब पे नहीं लूंगा, वो स्पेशल क्लासेस पे कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, जैसे ही सब कुछ फिक्स हो जाता है, टाइमिंग्स फिक्स हो जाते हैं, तो मैं आपको नोटिफाई भी कर दूंगा कि वो स्पेशल क्लास कब आने वाली है, उसमें हम एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही आपके अभी तो है केवल और केवल 3 चैप्टर है केमिस्ट्री में। ठीक है, केवल ये 3 चैप्टर्स बचे हैं। तो अगर हम इन 3 चैप्टर्स को थोड़ी ईमानदारी से, थोड़ा सा अच्छा टाइम देके कर लेंगे ना, तो भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, केवल 3 चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सोचो, आप एक बात सोचो कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ बैठ के आपको कोई बता रहा है। ठीक है, जब मैं आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर कराऊंगा, ये जैसे चैप्टर करा लिया मैंने, इसकी मैंने आपको पूरा का पूरा नोट्स बता दिया। नोट्स क्या मतलब, एक तरह से लेक्चर समझा दिया। फिर इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो एनसीईआरटी भी साथ में बैठ के सॉल्व करूंगा। एक एक क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। ठीक है, स्पेशल क्लासेस पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको करना है, फिर आपको आएगा नहीं आएगा उस पर डिपेंडिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करना है, उसकी ट्रिक्स बताऊंगा उस क्वेश्चन के, कि आप इस क्वेश्चन को हमेशा कैसे कर पाओगे बिना भूले, वो चीज हम करेंगे। और जब मान लो, ये तो एक चैप्टर के लिए, जब मान लो कि ऐसे हम इसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों चैप्टर्स के लिए भी जब हम सेम चीज करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लग जाएगा, बट आप सोचो आपके साथ में बैठ के पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब हमारे साथ में कोई होता है तो हमको ऐसे फील नहीं आती कि हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जब हमारे साथ में कोई होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ हो रहा है अपने आप। और जब अकेले करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा आलस भी आता है। वो चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। क्विक रिकैप ले लें, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन क्यों होगा, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। डिफरेंसेस कैसे होंगे, हम यहाँ पे ढूंढेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप 10 मेथड होते हैं, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग, फनल, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन। कल की लाइफ में मुझे किसी ने बोला था कि मैं रैप गॉड की तरह बोलता हूँ। एनीवेज, डिफरेंसेस कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस यहाँ पे दिए हैं। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, पार्टिकल साइज का डिफरेंस हो सकता है। ऐसी चीज होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या याद करोगे, फिल्टर याद करोगे। फिल्टर से याद है आपको फिल्टर पेपर से याद है कि छलनी से याद है कि हमने जब चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती छलनी के ऊपर रह जाती है, दूध नीचे गिर जाता है। सेम हम यहाँ पे करेंगे सैंड और वाटर के साथ में, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा होता है, वाटर के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। इवेपोरेशन हम यूज करते हैं जब डिफरेंस होता है वॉलेटिलिटी के केस में। ठीक है, जो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जो धीरे से इवेपोरेट होगा। हम क्या करेंगे, हम डाई को इसमें से अलग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वॉच ग्लास के ऊपर रखा, नीचे से डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कभी मत देना, नहीं तो फिर वो बॉइलिंग के केस में इंक्लूड हो जाएगा। हम इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं देते, हम दूर दूर रखते हैं ताकि इवेपोरेशन स्पीड अप हो जाए। इंक जो है वो हमारे डाई, जो सॉलिड डाई था वो यहीं रह जाएगा, और जो लिक्विड वाला एलिमेंट था वो बाहर उड़ जाएगा वेपर्स के फॉर्म में। क्रिस्टलाइजेशन में सेम वही चीज़ हुई। क्रिस्टलाइजेशन में क्या हुआ, हमने वॉलेटिलिटी का यूज़ किया। ठीक है, हमने क्या किया, वॉलेटिलिटी का यूज़ किया, और ये चीज़ हो गई हमारे पास में। ठीक है, इसमें भी सेम हुआ, हमने सेम इसको दूर दूर रखा। और क्रिस्टलाइजेशन में हमको क्रिस्टल फॉर्म करना है, तो कैसे याद करोगे, क्रिस्टल याद किया, क्रिस्टल से आपको याद करना है कि हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए थे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे याद करोगे, भाई चुंबक है, चिपक जाना चाहिए। कैसे चिपकेगा, टायर से चिपकेगा, जैसे यहाँ पर चिपकेगा, चिपकी हुई चीज़ यहाँ पर नीचे गिरेगी, और बिना चिपकी हुई चीज़ यहाँ पर नीचे गिरेगी। सेम सब्लिमेशन कैसे याद रखोगे, भाई एक चीज़ सब्लिमेट हो जाएगी, एक चीज़ सब्लिमेट नहीं होगी। एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे, अमोनियम क्लोराइड, NaCl, बढ़िया कॉमन एग्जाम्पल है सॉल्ट। इन दोनों का मिक्सचर था यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक चाइना डिश के अंदर रखा, एक फनल उल्टी लटका दी, एक कॉटन प्लग
लगा दिया, क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है फटाफट वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाना चालू कर देगा, कॉटन प्लग उसको रोक लेगा, वहां पे उसको सॉलिडिफाई कर देगा और वो हमको दीवार पे चिपका हुआ दिख जाएगा। सॉल्ट तो वहीं कहीं रहेगी क्योंकि वो सब्लिमेट ही नहीं होगी। सेपरेटिंग फनल कैसे याद करोगे? सेपरेटिंग फनल अलग टाइप की फनल। नॉर्मल फनल कैसी होती है? नॉर्मल फनल ऐसी होती है, जो ये वाली फनल है ना, नॉर्मल फनल ऐसी दिखती है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल थोड़ी अलग टाइप की होती है। अलग टाइप के फनल को कैसे याद करोगे? अलग टाइप के लिक्विड्स होंगे, अलग टाइप के लिक्विड्स मतलब कि इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। ये आपका सेपरेटिंग फनल हो जाएगा। इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सबसे सिंपल यही होता है, पानी ऑयल दोनों को डाला, थोड़ी देर रखा, थोड़ी देर जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए, पानी अलग ना दिखे तब तक रखा। जैसे ही ऑयल हमको ऊपर दिख गया पूरा, हमने नीचे से नल खोला तो पानी नीचे गिर गया, और जैसे ही ऑयल वहां तक पहुंचा नल बंद कर दिया। डिस्टिलेशन वेरी इजी। डिस्टिलेशन क्या करना है? कुछ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट देखना है। कोई सी चीज़ जल्दी बॉयल होगी, कोई सी चीज़ धीरे से बॉयल होगी। जैसे ये वाले केस में पानी और एसीटोन के मिक्सचर के केस में जो एसीटोन है वो जल्दी बॉयल होगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स कहाँ जाएंगे? जगह दी नहीं हमने, यहाँ से ब्लॉक कर दिया, जगह दी नहीं तो एक ही जगह थी, यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से निकलेगा तो ये जो था ये वाटर कंडेंसर था, यहाँ पर वो ठंडा हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा और यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। पानी तो यहीं कहीं रहेगा क्योंकि वो इस टेम्परेचर पर बॉयल ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब 25 डिग्री से कम का हो। फ्रैक्शनल कैसे याद करोगे? फ्रैक्शनल यानी कि डिफरेंस थोड़ा सा कम है। फ्रैक्शन जनरली कम होता है ना, 1/2 कम होता है, 3/4 ये सब चीजें कम होती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शन से याद कर लेना। फ्रैक्शन छोटी वैल्यू होती है, तो जब छोटा डिफरेंस होगा, 25 डिग्री से कम का डिफरेंस होगा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। करना क्या है? दो लिक्विड डालेंगे, ए और बी। ए मान लो जल्दी बॉयल हो रहा है, बी धीरे से बॉयल हो रहा है, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो एक कम बॉइलिंग पॉइंट पे जल्दी बॉयल होने लग गया ए फटाफट पूरी भरमार में बॉयल हो रहा है, यहाँ जगह मिले नहीं, यहाँ से नीचे गिर गया। बट बी जो है वो भी हल्का हल्का बॉयल होगा, बट ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे, उसको रोक लेंगे ऊपर जाने से और वापस ठंडा होकर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी कैसे याद करोगे? क्रोमेटोग्राफी क्रोमा बोले तो कलर, ये कलर होता है क्रोमा, ठीक है। कलर से आपको क्या याद आना चाहिए? कलर से आपको ये डायग्राम याद आना चाहिए जिसमें हमने अलग अलग कलर्स को अलग अलग किया है। इससे आपको याद आ गया कि अच्छा हमने एक ब्लैक डाई ली थी, ब्लैक इंक का स्पॉट लिया था जिसमें अलग अलग डाइज थी, उनको हमको अलग अलग करना है। तो हमने फिर ये प्रोसेस यूज किया था कि हमने उस पेपर को पानी के अंदर डाला, जो कलर जो डाई जल्दी से सॉल्यूबल हो रही थी पानी के अंदर, वो जल्दी जल्दी सॉल्यूबल हो जाएगी और अलग निकल जाएगी। जैसे येलो फटाफट यहीं जैसे ही पानी ऊपर आने लगा, येलो यहीं पे सॉल्यूबल होने लग गया था और धीरे धीरे ऊपर आता गया और यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि येलो नीचे तक क्यों नहीं आ रहा है? मतलब येलो पूरा का पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो खत्म हो गया ना, उस ब्लैक वाले में से हमने येलो को पूरी तरह अलग कर लिया, तो यहां तक खत्म हो गया। इतना ही था बस येलो, इतना ही था रेड, इतना ही था ऑरेंज, इतना ही था वॉयलेट, ऐसा। सेंट्रीफ्यूगेशन वेरी सिंपल, कैसे याद रखोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपको एक फोटो याद आएगा जिसमें आप जोर जोर से घुमा रहे हो, घुमा के क्या क्या आपने उसको बाहर की तरफ धकेल रहे हो। तो हम सेम चीज करेंगे, टेस्ट ट्यूब रखेंगे दोनों को बाहर की तरफ धकेलेंगे। एक जो चीज़ थी जिसकी मान लो इसके अंदर कुछ मिक्सचर थे, इंप्योरिटीज थी, वो जो है वो बाहर की तरफ धकेल के कोने में आ जाएंगी, सारी की सारी एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगी। और एक अब यूज़ होता है खून के टाइम पे यूज़ होता है, जब हमको ब्लड के अंदर से सेलुलर एलिमेंट्स को यूज़ करना होता है ताकि हम सेलुलर एलिमेंट्स फ्रॉम ब्लड टू प्रोवाइड सेल फ्री सीरम और प्लाज्मा। ये हो जाएगा। तो अभी के सेशन का इतना ही। आई होप कि मैंने जो तुमको बोला होगा तुमको समझ में आएगा। अगर सेशन एंड होने वाला है तो उसके पहले मैं तुम लोगों से अगेन कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लूं। तो कि अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं चेकआउट किया है तो मेक श्योर कि तुम इस सब्सक्रिप्शन को आज ही परचेज कर लो जितना जल्दी हो सके। तुमको बस कुछ नहीं करना, सिंपल कोड लगाना है PC001, जिससे तुमको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस कोड से तुमको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। इसके बहुत सारे ढेर सारे बेनिफिट्स है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मैंने तुमको बताया कि कुछ एडेड एडवांटेजेस भी हैं इसके अंदर। और जो भी सब्सक्रिप्शन तुम लो तुमको कोड करना है PC001। अगर तुम लोगों ने अभी तक बुक क्लास आस्क अलाउड का फीचर यूज नहीं किया है तो वो भी यूज कर लो, ये भी टोटली फ्री है यूज करना। जितनी जल्दी इसको यूज कर सकते हो उतनी जल्दी यूज कर लो, क्योंकि एक बार तुम यूज कर लोगे तुम्हारा फिर फ्री फीचर अनलॉक हो जाएगा ये। और ऐप के अंदर जो बाकी के फ्री फीचर्स हैं उनको भी अनलॉक करने के लिए PC001 कोड तुमको यूज करना है। ये जो कॉम्बैट वगैरह है जितने भी 9th 10th के, इसको भी तुम एनरोल कर सकते हो। इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप देखने को मिल रही है। तो बस यार फॉर दिस सेशन आई थिंक दैट्स इट। अगर तुम लोगों को सेशन पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ में। और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एस 9th and 10th यूट्यूब चैनल को। और मुझे स्पेशल क्लासेस भी तुम फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पर बहुत सही सेशंस लेता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप लविंग एंड यूज कोड PC001 जब भी तुमको सब्सक्रिप्शन लेना हो। अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड बाय।